गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 लाइब्रेरी ऑटोमेशन प्रोसेस, जो कि BLIE 229 ICT इन लाइब्रेरीज की सेकंड यूनिट है। जहां आप फर्स्ट यूनिट में समझ चुके हैं व्हाट इज लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ILS इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम क्या होता है। अब इस यूनिट में हमें समझनी होगी कि किसी लाइब्रेरी को अगर हमें ऑटोमेटिक करना है तो कौन कौन से सेक्शंस को और कौन कौन से कार्यों को हमें जो है कंप्यूटर पर परफॉर्म कराना पड़ेगा, मीन्स ऑटोमेट करना पड़ेगा। उन सभी फंक्शंस को हम समझेंगे। और दूसरा, किसी न किसी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पर ये जो कार्य किए जाएंगे ये किस प्रकार से किए जाएंगे और कौन कौन से कार्य हमें करने होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी के अंदर जितने भी कार्य किए जाते हैं उन सभी कार्यों को हम हाउसकीपिंग ऑपरेशन के रूप में जानते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हाउसकीपिंग ऑपरेशंस होते हैं एक्विजिशन सेक्शन, मीन्स आपका एक ऐसा सेक्शन जहां पर बुक्स को लाइब्रेरी तक लाने की प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद सेकंड होता है आपका टेक्निकल सेक्शन या फिर कहें डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर लाइब्रेरी में आई हुई बुक को हम प्रोसेस करते हैं, मीन्स उसकी क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग और जितनी प्रकार की लेवलिंग वेवलिंग बार कोडिंग वगैरह करनी होती है वो सब करते हैं। फिर इसके बाद बुक जाती है आपकी सर्कुलेशन सेक्शन में, जहां पर बुक्स को इशू, रिटर्न, रिजर्व किया जाता है। इसके बाद एक सेक्शन और होता है आपका जिसको हम बोलते हैं सीरियल कंट्रोल सेक्शन। ये सेक्शन आपका अलग सेक्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिकल्स जो किसी ना किसी स्पेसिफिक पीरियड के बाद आते हैं, जैसे मैं बात करूं न्यूज़पेपर की, मैगजीन्स की, जर्नल्स की, तो इनकी पूरी प्रोसेसिंग की जाती है, इनको सब्सक्राइब किया जाता है, इनको रिन्यू करवाया जाता है, इनको कैंसिल किया जाता है। तो ये सारी प्रोसेसिंग जो है 4 सेक्शंस में डिवाइड की होती है लाइब्रेरी का। और इन्हीं चारों सेक्शंस को अगर हम कंप्यूटर पर परफॉर्म करते हैं तो वो आपकी लाइब्रेरी ऑटोमेशन प्रोसेस हो जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है स्टूडेंट आपका 2.2 पर लाइब्रेरी वर्क फ्लो। लाइब्रेरी वर्क फ्लो का अर्थ यहाँ पर यह है कि लाइब्रेरी के अंदर जितने भी काम करते हैं, क्योंकि देखिए लाइब्रेरी का मोटिव क्या होता है, लाइब्रेरी का मोटिव होता है लाइब्रेरी में बुक्स को लाना और उसे उपयोग करवाना यूजर के द्वारा। तो उसके बीच में जितने भी हमारे कार्य होंगे, चाहे वो हम सॉफ्टवेयर पर करें, चाहे हमें इसके अंदर कुछ मैनुअल काम भी करने होते हैं, वो सभी काम जो हैं वो लाइब्रेरी का एक प्रकार से सारी एक्टिविटीज़ हैं। उन एक्टिविटीज़ को किस प्रकार से 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप हम परफॉर्म करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड लाइब्रेरी वर्क फ्लो, और इसे हम एक सिस्टम अप्रोच का नाम दे रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट आप यहाँ देखेंगे अलग अलग सेक्शंस, जैसे मैंने आपको बताया एक्विजिशन सबसेक्शन इन ILS मतलब इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। और इस इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम को बनाने के लिए हमें किसी न किसी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, जैसे मैं बात करूं कोहा। तो स्टूडेंट यहाँ सभी सेक्शंस दिए हुए हैं आपके, हम 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा पढ़कर समझते हैं इनको। तो जैसा कि यहाँ बताया हुआ है कि फर्स्ट यूनिट में आप ऑटोमेशन को समझ चुके हैं। अब इस यूनिट में हमारा जो स्पेसिफिक जो फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा, वो रहेगा प्रोसेस इन्वॉल्व इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन के अंदर जितनी भी प्रोसेस होंगी उस पर ये यूनिट फोकस करेगी। अब स्टेप बाय स्टेप जो है हम एनालाइज करेंगे सभी टास्क को, जितने भी हमारे टास्क लाइब्रेरी के अंदर परफॉर्म होते हैं। तो देखा जाए तो गोल ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन का मीनिंग क्या है, उसका उद्देश्य क्या होता है। उसका उद्देश्य होता है जो लाइब्रेरी के अंदर प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों को आसान बनाना और थोड़ा स्पीडली करना। तो इस पूरे वर्क को हम क्या कहेंगे, जितने भी हम टास्क लाइब्रेरी के अंदर कहेंगे इसको हम बोलेंगे लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस। और ILS जो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम जो है वो जो है वो क्या करेगा, वो इन कार्यों को साथ में करता है, मीन्स आपकी एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को हेल्प करते हुए करता है। तो अब अगर हम बात करें ILS पर हाउसकीपिंग ऑपरेशंस आपके कौन कौन से होंगे। ILS मीन्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, या फिर एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक्टिविटीज़ आपस में जुड़ी हुई होती हैं। वहाँ पर जो लाइब्रेरी के जितने भी हम काम करेंगे उन कामों को इन 4 सब सिस्टम्स के रूप में डिवाइड किया गया है। तो लाइब्रेरी इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी में बहुत सारे काम किए जाते हैं, बहुत सारे लाइब्रेरी के अंदर काम किए जाते हैं। उन कामों को हम इन 4 सब सिस्टम्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट है आपका एक्विजिशन सब सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें एक्विजिशन जैसे मैंने बताया, इसमें बुक्स को लाने तक का कार्य इस सेक्शन में किया जाता है। दिस पार्ट हेल्प द लाइब्रेरी बाय न्यू मटेरियल लाइक बुक्स एंड
इत्यादि ETC, कि भाई लाइब्रेरी के अंदर नई बुक्स को लाने तक का काम जो है इस सेक्शन में किया जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, ये सेक्शन क्या काम करता है, ये लाइब्रेरी के अंदर बुक्स को यूज करने एबल बनाता है। मींस इस सेक्शन के अंदर हम मटेरियल के अंदर कुछ स्लिप्स लगाते हैं, उसकी कैटलॉगिंग करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको अरेंज करते हैं सेल्फ पर। और जो थर्ड यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है ये है सीरियल कंट्रोल सब सिस्टम। इसमें स्टूडेंट्स आप जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, इन सभी की प्रोसेसिंग करते हैं। मींस इसको लाइब्रेरी में लाने से लेकर इसका उपयोग करवाने तक जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो इस सेक्शन के अंदर की जाएंगी। और ये टोटली डिवोटेड है आपका पीरियोडिकल्स के लिए। और थर्ड जो सेक्शन है वो सेक्शन है, सॉरी फोर्थ जो आपका सेक्शन है वो है सर्कुलेशन सब सिस्टम। इसके अंदर बुक्स को इशू, रिटर्न, रिजर्व, ये सारे कार्य जो हैं इस सेक्शन के अंदर किए जाएंगे। तो मोटा मोटा आप समझ गए होंगे कि लाइब्रेरी के अंदर जितने भी कार्य हम करते हैं उन सभी कार्यों को हम 4 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल लाइब्रेरी की बात करें तो वहां इन्हें हम बोलते हैं हाउसकीपिंग ऑपरेशंस। और अगर हम ILS सिस्टम में, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम में अगर कहें तो उन्हें यहाँ एक्विजिशन सब सिस्टम, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सब सिस्टम, सीरियल कंट्रोल सब सिस्टम और सर्कुलेशन सब सिस्टम के रूप में जानते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक वर्क फ्लो दिया हुआ है। वर्क फ्लो मीन्स इन्हीं 4 सेक्शंस के अंदर हम कार्य 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप करेंगे। फर्स्ट कार्य, पहला कार्य तो हमारा यही है कि हम लाइब्रेरी के अंदर बुक्स को कैसे लेकर आएं। तो ये जो पूरा लाइब्रेरी सिस्टम है, ये इन पॉइंट्स से मिलकर बना हुआ है। और ये सारे पॉइंट्स आपके इन 4 सेक्शंस में किए जाते हैं। मीन्स आपकी जो लाइब्रेरी है वो ब्रॉड लेवल पर अगर ILS, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम के रूप में देखें तो इन 4 सब सिस्टम्स में डिवाइड है। एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, यूज एंड मेंटेनेंस, जहां हमने ऊपर इनको हाउसकीपिंग ऑपरेशन और ILS के अंदर वर्किंग के रूप में समझा है। तो कान को चाहे इस तरीके से पकड़ लो, चाहे इस तरीके से पकड़ लो, पकड़ा कान ही जाएगा। तो वही बात है कि इन एक्टिविटीज को हमने अलग अलग करके बता दिया है, वहां हमने सब सिस्टम के रूप में बताया है। तो ये आपके 4 जो हैं 4 ऑपरेशनल सब सिस्टम है। और इन सब सिस्टम्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज जो हैं आपकी परफॉर्म की जाती हैं। जैसे एक्विजिशन सेक्शन में हम क्या करते हैं, सिलेक्ट, ऑर्डर, रिसीव, एक्सेशनिंग। मींस जो नई बुक्स हमें लाइब्रेरी के अंदर मंगवानी होती है उनका सिलेक्शन करते हैं, उनको पब्लिशर को ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने के बाद हमारे पास आती हैं, आने के बाद उसकी एक्सेशनिंग, एक लाइब्रेरी का रिकॉर्ड रजिस्टर होता है उसके अंदर इनको एंटर करते हैं। तो एक्विजिशन सेक्शन में इतना काम हो गया। उसके बाद है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, उन बुक्स को क्लासीफाई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और अलग तरीके से हम जो है इसकी क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग करते हैं। अब क्लासिफिकेशन करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, बट आपकी मोस्टली जो यूज होती है वो होती है DDC, DV डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम। उसके बाद इसकी लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग मींस इस लाइब्रेरी के अंदर बुक्स के अंदर बहुतेरी स्लिप्स लगती हैं, स्टैंप्स लगती हैं, वो स्टैंप स्लिप्स वगैरह लगाते हैं, ड्यू डेट स्लिप्स, जहां पर सिग्नेचर करके इशू किया जाता है। फिर उन्हें जो है सेल्फ पर हम लगाते हैं, सेल्विंग करते हैं उनकी। उसके बाद उसको यूज करवाया जाता है। मींस आप उसे इशू रिटर्न करेंगे। इशू रिटर्न करने के लिए आपको वो बुक जो है कहाँ रखी हुई है उसको लोकेट करना पड़ेगा, लिस्ट आपके पास होगी, उसको इशू करना पड़ेगा, रिजर्व करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, और जरूरत पड़ने पर ILL, इंटर लाइब्रेरी लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। और कई केसेस में हम जो है बुक की फोटोकॉपी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस में हम बुक्स को जो है बाइंड करते हैं, रिप्लेस करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। कई बार क्या होता है कि बुक जो है वो कट फट जाती है तो उसे हम बाइंड करा देते हैं। रिप्लेस करना, मान लीजिए सिलेबस चेंज हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, हमने वहां से वो ओल्ड सिलेबस की बुक हटाई और न्यू सिलेबस की जो चेंजेस हुए हैं सिलेबस में वो वाली बुक वहां हमने रख दी। डिस्कार्ड, कई बार बुक ऐसी कंडीशन में आ जाती है कि उसको हम यूज ही नहीं कर पाते, या फिर कई बार बुक्स जो है वो लॉस्ट हो जाती हैं, गुम हो जाती हैं, तो उनको जो है हम अपने रिकॉर्ड से डिस्कार्ड कर देते हैं। इसके बाद इसमें जब हम बात करें इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम में, जैसे हम बात करते हैं हमारे किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर या फिर हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर काम करते हैं, तो ये 6 एक्टिविटीज जो हैं वो कराई जाती हैं। इनको आगे चलकर हम अच्छे से समझेंगे। इनिशिएट करना, ऑथोराइज करना, एक्टिवेट करना, रिकॉर्ड बनाना, रिपोर्ट बनाना, कैंसिल करना।
तो ये सारी एक्टिविटीज आपकी किसी ना किसी कंप्यूटर लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पर होंगी और इसमें 15 टास्क आपके किए जाते हैं, पास बनाना, रिसीव बनाना, डिस्कार्ड, प्लेस, रिमूव, ये सारे हम आगे चलकर समझेंगे। तो ये तो आपने यहाँ इस पिक्चर के माध्यम से समझा। यहाँ मैंने एक लिस्ट बनाई है आपकी इन 4 ऑपरेशनल है, ऊपर वाली चीजें ही आपकी। तो इसमें जो 4 ऑपरेशनल जो सबसिस्टम होंगे, एक्विजिशन, गेटिंग न्यू मटेरियल, प्रोसेसिंग, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, जस्ट लाइक ए ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर यूज, देन यूज, मटेरियल अवेलेबल फॉर रीडर्स, रीडर्स को इशू रिटर्न करने के लिए प्रोवाइड करना, उनको इशू रिटर्न करना, फिर मेंटेनेंस, जरूरत पड़ने पर हम मटेरियल को जो है बाइंड भी कराते हैं, उनको डिस्कार्ड भी कराते हैं और उनको जो है और रिप्लेस भी कर सकते हैं। और इसके अंदर जो 18 जो आपकी एक्टिविटीज होंगी जो यहाँ बताई हैं, सिलेक्शन, ऑर्डरिंग, रिसीविंग, एक्सेशनिंग न्यू मटेरियल, प्रोसेसिंग, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, लेबलिंग, वही एक्टिविटीज हैं जो मैंने ऊपर डिस्कस की हैं। अब बात आती है कि भाई आपका वर्क फ्लो कैसे चलता है। वर्क फ्लो मीन्स आपको लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन से कार्य करने होते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या होता है। लाइब्रेरी का उद्देश्य होता है लाइब्रेरी के अंदर मटेरियल को लाना, मीन्स रीडिंग मटेरियल को, वो कोई भी हो सकता है जो यूजर्स के उपयोग के लिए हो, उसको लाइब्रेरी के अंदर लाना और उसे इस लायक बनाना कि यूजर उसे यूज कर पाए। मेन मोटिव तो देखा जाए लाइब्रेरी के अंदर 2 ही बेसिक कंपोनेंट हैं, मटेरियल या कहें स्टडी मटेरियल एंड यूजर। 2 ही चीजों के साथ हमारी एक्टिविटीज जो हैं के आसपास हमारी एक्टिविटीज घूमती हैं। तो लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य होता है लाइब्रेरी के अंदर बुक्स को लाना और उसे बेहतर तरीके से उपयोग कराना। तो इस प्रोसेस के बीच में जितने भी हमारे काम होंगे वो सभी काम जो है हमारा वर्क फ्लो कहलाएंगे। तो इसमें फर्स्ट है आपका एक्विजिशन सबसिस्टम। एक्विजिशन सबसिस्टम में अब मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको डिटेल में बताता चलूंगा। सिलेक्शन में होता है कि भाई आपका जो मटेरियल आपको लाइब्रेरी के अंदर मंगवाना है उसको चूज करना, उसका सिलेक्शन करना। उसका सिलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, ये हमारे पेपर नंबर 1 में आप पढ़ पाएंगे, रंगानाथन के द्वारा भी दिए गए हैं और जो है मेलविल डीवी के द्वारा भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं मटेरियल को चूज करने के, तो वो उसमें पढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्विजिशन हमारा सेक्शन सबसे पहला सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर हम उस मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं जो हमें लाइब्रेरी में मंगवाना है। वो सिलेक्शन हम किन्हीं न किन्हीं प्रिंसिपल्स पे और किन्हीं टूल्स का उपयोग करके करते हैं। अब इसमें टूल्स की बात करूं तो मैं टूल्स होते हैं बिब्लियोग्राफी और कैटलॉग्स और यूजर रिक्वेस्ट। अब लाइब्रेरी के अंदर जो मटेरियल आएगा वो यूजर्स के उपयोग के लिए हो, ऐसा करने के लिए क्या होता है, हम जो है यूजर्स की रिक्वेस्ट ले लेते हैं, मीन्स यूजर्स से पूछते हैं कि कौन कौन सी बुक्स आपको जो है लाइब्रेरी में चाहिए। दूसरा कैटलॉग्स, जो पब्लिशर्स कैटलॉग्स होते हैं, पब्लिशर्स क्या करते हैं, अपने यहाँ पब्लिश होने वाली बुक्स की एक लिस्ट कैटलॉग के रूप में लाइब्रेरीज में प्रोवाइड करते हैं, हम वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ वो बिब्लियोग्राफीज भी देते हैं। बिब्लियोग्राफीज होती है स्टूडेंट्स लिस्ट ऑफ बुक्स, हम इसको ये बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ बुक्स। ये सूची होती है जिसमें बहुत सारी बुक्स की डिटेल लिस्ट मतलब आपके पास अवेलेबल होगी, लाइब्रेरियन के पास अवेलेबल होगी, वो उसमें से सिलेक्ट कर सकता है। तो जिन टूल्स का इस्तेमाल करता है बेसिकली सिलेक्शन टूल्स ये हैं आपके, इनके द्वारा हम सिलेक्ट करते हैं नए आने वाले मटेरियल को। उसके बाद स्टूडेंट इस एक्विजिशन सेक्शन में क्या करेंगे, हमने चूज कर लिया कि भाई ये बुक हमें मंगवानी है, ये बुक लाइब्रेरी को रिक्वायर्ड है। तो उसके बाद हम ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने से पहले हम चेक करते हैं, चेकिंग फॉर डुप्लीकेट। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने 4 बुक्स ये मंगवानी है, तो इनकी चेकिंग हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी के अपने स्टॉक को चेक करेंगे कि कहीं ऑलरेडी ये सेम बुक अवेलेबल तो नहीं है हमारी लाइब्रेरी में। अगर सेम बुक अगर अवेलेबल होंगी तो हम इनको डुप्लीकेट नहीं मंगवाएंगे, तो इनको काट देंगे हम। क्रिएटिंग ए परचेज ऑर्डर, उसके बाद हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं। हमने सिलेक्ट कर लिया, देख लिया लाइब्रेरी के स्टॉक को चेक कर लिया कि भाई बुक्स और ये बुक्स हमें मंगवानी है, डुप्लीकेट नहीं है ये। तो उसके बाद क्या है, मतलब इनकी और कॉपी लाइब्रेरी के अंदर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम फिर एक परचेज ऑर्डर बनाएंगे, उसकी लिस्ट बनाएंगे परचेज ऑर्डर की, और मैनेजिंग ओवरड्यूज आइटम, और ओवरड्यूज आइटम को हम मैनेज करेंगे। उसके बाद क्या होता है, इस सेक्शन के अंदर हमने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करने के बाद जो है फिर पब्लिशर हमारे पास या फिर डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास बुक्स को भेज देता है। तो हम जो बुक्स हमने मंगवाई हैं
उन बुक्स से हम मैच करते हैं उन बुक्स को कि जो हमने लिस्ट ऑर्डर किया था वो ऑर्डर सेम आया है या नहीं आया। मतलब एक प्रकार से हम जो मटेरियल हमारे पास आया उसको चेक करते हैं कि जो लिस्ट हमने मंगवाई थी वो सेम है या नहीं है। चेकिंग डिटेल मतलब ऑथर, टाइटल, प्लेस, प्राइस सब सेम है या नहीं है। उसके बाद आने के बाद स्टूडेंट उसको हम क्या करते हैं, उसको फिर हम रजिस्ट्री करते हैं, उसकी रजिस्टरिंग करते हैं एक्सेशन रजिस्टर में। जैसे मैनुअल फॉर्म में हम बात करें ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में, तो हम वो बुक आने के बाद उसको जो है एक्सेशन रजिस्टर के अंदर एंटर करते हैं। तो ये काम हो गया आपका एक प्रकार का एक्विजिशन सेक्शन में। उसके बाद बात करें हम प्रोसेसिंग सब सिस्टम की, तो प्रोसेसिंग सब सिस्टम में ये बुक्स लाइब्रेरी में आ चुकी हैं, एक्सेशन रजिस्टर में रजिस्टर हो चुकी हैं। अब हमें इनको उपयोग लायक बनाना है, तो इन्हें पहले प्रोसेसिंग सब सिस्टम से होकर गुजरना पड़ेगा, जहां पर इन बुक्स की क्लासिफिकेशन होगी। मीन्स सब्जेक्ट वाइज इनको जो है अलग अलग किया जाएगा और इनको एक आर्टिफिशियल नंबर जो है वो दिया जाएगा। और इस क्लासिफिकेशन को करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, बट आपके सिलेबस में डीडीसी डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम है, एक और होती है यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, और बहुत सारी स्कीम है, सीसी है, कोलन क्लासिफिकेशन है, बिस्को है, बहुत सारी ऐसी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है, बहुत सारी है, परंतु आपके सिलेबस में ये डीडीसी है। तो कहने का मेरा अर्थ है कि इस सेक्शन में पहला काम हम क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी कैटलॉगिंग करते हैं। कैटलॉगिंग से मेरा मतलब है कि इन बुक्स के कैटलॉग बनाते हैं ताकि इन बुक्स को यूजर द्वारा आसानी से लोकेट किया जाए। जैसे अगर हम ट्रेडिशनल लाइब्रेरी की बात करें तो एक ऐसे कार्ड होता है आपका कैटलॉगिंग कार्ड, उसमें जो है कैटलॉगिंग ये की जाती है। बुक का ऑथर, टाइटल, प्लेस, पब्लिशर, BLIE 227 पेपर टोटली डिवोटेड है क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग के लिए, और जो कि आपका पेपर भी है 227 BLIE 227। इसकी 28 और 29 क्लासें मेरे चैनल पर हैं। स्टूडेंट 18-29 क्लासेज उनको जरूर देखना, उनको देखे बगैर आप 227 पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट इस सेक्शन में हम काम करते हैं लेबलिंग का। पेस्टिंग में क्या होता है कि भाई ऑनरशिप स्लिप लगाई जाती है, डेट स्लिप लगाई जाती है, मीन्स पेस्टिंग वेस्टिंग की जाती है, बुक कहाँ रखी जानी है उसके लिए लेबल वगैरह होते हैं, बुक का आइडेंटिफिकेशन बार कोड वगैरह लगाया जाता है। फिर हम इसको जो है सेल्फ पर रख देते हैं, ठीक है। इसको फिर हम जो बुक्स में अलमीरा जो है उनके सेल्फ में अकॉर्डिंग टू क्लास नंबर और सब्जेक्ट जो है इसको रख देते हैं, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई हुई है उसके अकॉर्डिंग RFID टैग हम लगा के इसको लोकेट कर देते हैं, मतलब इसको रख देते हैं। अब ये बुक भी प्रोसेस हो गई। अब तीसरे सेक्शन में क्या करना होगा, अब हमें बुक्स को स्टूडेंट्स को इशू करना होगा। तो यहाँ इशू करने के लिए सर्कुलेशन सेक्शन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो वो मेंबर जिसको बुक इशू करनी है, और एक वो बुक जो बुक वो स्टूडेंट डिमांड कर रहा है। तो इन दोनों की एंट्री जो है आपकी होनी चाहिए। अगर आप ILS के अंदर काम कर रहे हैं, मींस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहे हैं, तो वहां पर इन स्टूडेंट्स की एंट्री भी होनी चाहिए और बुक्स की भी, ताकि स्टूडेंट की एंट्री अगर कंप्यूटर में हमने स्टूडेंट्स को नहीं चढ़ाया तो हम किस आईडी से सर्च करके कौन सी बुक इशू करेंगे, हमें यही नहीं पता चलेगा कि इस मेंबर की एंट्री वो मेंबर इस सॉफ्टवेयर में है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप करेंगे क्या, मेंबर इनरोलमेंट, ठीक है। जिन मेंबर्स को आपको बुक इशू करनी है उनको इनरोल करेंगे। दूसरा इशू और रिटर्न करेंगे, कीपिंग ट्रैक हु बोरोड मटेरियल व्हेन। और अब इशू रिटर्न करने के बाद हम एक काम और करते हैं कि भाई ये बुक किसको इशू करनी है, कौन लेके जाएगा और किसने पहले ली हुई है। तो इस तरह की सारी काम जो है हम जो है इशू रिटर्न में करेंगे। उसके बाद है रिन्यूअल्स। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स को एक बुक जो है 15 दिन के लिए 14 डेज के लिए मिलते हैं, अमूमन 14 डेज से ज़्यादा चाहिए तो वो उसको आकर रिन्यू करा सकता है, और कोई स्टूडेंट किसी बुक को रिजर्व करा सकता है। मीन्स मान लीजिए एक टाइटल की बुक लाइब्रेरी में 5 किताबें हैं, मीन्स 5 बुक्स हैं और 5 इशू हैं, बट 6th स्टूडेंट को चाहिए तो वो पहले ही आके रिजर्व करा देगा, सर मुझे ये रिजर्व कर दीजिए मेरे लिए वो, ताकि ये स्टूडेंट में से कोई इशू करे रिटर्न करेगा तो वो बुक रिजर्व होकर इसके पास चली जाएगी। कई बार स्टूडेंट लेट हो जाते हैं बुक्स को रिटर्न करने में, तो उस केस में फाइन भी लिया जाता है। तो इस तरह के सारे काम जो हैं इस सेक्शन में किए जाएंगे। और ये स्टूडेंट जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये आपको पेपर नंबर 4 जो है आपका उसमें भी काम आएंगी ये सारे सेक्शंस। उसके बाद है सीरियल कंट्रोल। सीरियल कंट्रोल में स्टूडेंट्स मैंने बताया आपको कि हम स्पेशली जो है पीरियोडिकल्स के लिए काम करते हैं। पीरियोडिकल्स की प्रोसेसिंग पूरी की जाएगी, उसमें उसका सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है, और उसकी क्लासिफिकेशन हो गई, और उसकी जो है बाइंडिंग वाइंडिंग और उसकी जो है इंडेक्सिंग वगैरह सब इसके अंदर आएगी। तो इसमें कौन कौन से काम किए जाते हैं, सिलेक्शन करते हैं हम, कौन सा जर्नल हमें मंगवाना है उसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो वेंडर सिलेक्ट करते हैं जिससे हमें ये मंगवाना है, उसके बाद उसको पेमेंट करते हैं, लिस्ट बना कर देते हैं सिलेक्ट करके।
नेक्स्ट में क्या होता है, वो रिसीव हो जाती है। रिसीव होने के बाद उसके कौन कौन से इश्यूज हमारे पास आए हैं, और अगर कोई इशू नहीं आया है तो उसको रिमाइंडर भेजते हैं। फिर उसके बाद इसको बाइंड कराते हैं और एक्सेस के लिए प्रोवाइड कर देते हैं। मेंटेनेंस सेक्शन में स्टूडेंट क्या होगा, मेंटेनेंस सेक्शन में क्या होगा, हम समय समय पर जो है, मतलब है कि ये मेंटेनेंस एक ILS के अंदर या फिर लाइब्रेरी के अंदर है, और ये हाउसकीपिंग ऑपरेशन की एक एक्टिविटी है जिसमें हम समय समय पर लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई बुक्स को चेक करते हैं, और उसी चेकिंग को बोलते हैं हम सेल्फ रेक्टिफिकेशन। जो लाइब्रेरी के अंदर बुक्स जिस सेल्फ पर रखी हुई है वहां देखते हैं कि कोई स्टूडेंट गलत बुक तो नहीं लगा गया, कोई आडी टेढ़ी तो नहीं लगी हुई है। तो इस तरह की एक्टिविटी को हम बोलते हैं सेल्फ रेक्टिफिकेशन। उसके बाद कोई डैमेज बुक है तो उसको बाइंड करा देते हैं, और किसी को रिप्लेस करना हो तो उसको रिप्लेस हम कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपने यहां पर पूरी लाइब्रेरी की प्रोसेसिंग इन 4 सेक्शंस में, 5 सेक्शंस में आपने पढ़ ली। अब है एनालिसिस ऑफ टास्क। जो आपका वर्क फ्लो है उसको आपको एक प्रकार से जो है एनालिसिस करना है। मीन्स मैं बात करूं अगर आपकी कि आपको यही काम जो है कंप्यूटर पर करने हैं या LMS में करने हैं, तो कुछ एक्टिविटीज के साथ इस चार्ट को या इस टेबल को थोड़ा सा समझ लें आप कि भाई हम क्या करते हैं इस पूरे प्रोसेस में। यहां देखें आप, एक्विजिशन सेक्शन है, ये एक्विजिशन सेक्शन सबसिस्टम, टास्क एनालिसिस इन एक्विजिशन सबसिस्टम। ये एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है आपकी बुक में, एनालिसिस ऑफ टास्क। तो एक्विजिशन का करेंगे, हमें सभी सेक्शंस का नहीं करेंगे। तो इसमें अगर मान लीजिए हमें कंप्यूटर पर कोई बुक मंगवानी है, तो उस बुक को मंगवाने के लिए, मतलब उसका एक्विजिशन सेक्शन जो है ILS पर परफॉर्म करवाने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज करानी होती है। तो इसको देखिए आप आराम से समझ पाएंगे। मान लीजिए आपको कोई बुक जो है वो मंगवानी है एक्विजिशन में, वो बुक जो है ऑर्डर करने से लेकर, मतलब सिलेक्शन करने से लेकर लाइब्रेरी में आने तक, ये 5 एक्टिविटीज आपको करनी पड़ेंगी प्रोसीजर में। इनिशिएट, ऑथराइज, एक्टिवेट, रिकॉर्ड और कैंसिल। अब इसको समझो। आपको मान लीजिए कोई बुक मंगवानी है, ठीक है, आपको कोई बुक मंगवानी है, तो इनिशिएट के अंदर क्या होता है, कलेक्ट डिटेल्स, बुक डिटेल्स। आपको कोई लाइब्रेरी के अंदर बुक्स मंगवानी है, तो बुक्स मंगवाने के लिए हमें उस बुक के बारे में पता तो होना चाहिए कि कौन सी बुक मंगवानी है, और उसे हम कैसे जान सकते हैं, ऑथर से, एडिशन से, ISBN नंबर, टाइटल, इनसे। ठीक है भाई, आपको एक बुक मंगवानी है, इनिशिएट मतलब आपको कार्य शुरू करना है, तो शुरू करने से पहले आपको जो चीज मंगवानी है उसके बारे में तो पता होना चाहिए। और उसका पता कैसे लगा सकते हैं, जब आपको ये पता होगा कि उसका ऑथर क्या है, एडिशन क्या है, ISBN नंबर क्या है, टाइटल क्या है इत्यादि, प्लेस पब्लिशर क्या है, वो चीज पता होनी चाहिए। और ये चीजें कहां से पता चलेंगी, ये पता चलेंगी आपको बिब्लियोग्राफीज, मींस वो टूल्स, उन टूल्स से पता चलेगी कि जैसे मान लीजिए आपने कोई बुक सिलेक्ट कर ली और उसकी जो है लिस्ट या उसका प्राइस वगैरह जो है वो कहां से लेंगे आप, उस बिब्लियोग्राफी से। और ये कार्य आपको कब करना पड़ता है, आफ्टर सिलेक्शन। और कौन करता है, लाइब्रेरी टेक्नीशियन या असिस्टेंट। और हाउ, रिसीव बिब्लियोग्राफीज एंड सजेशन स्लिप्स। ये ऐसे ही आपने ये सारी चीजें कर ली, आपको पता चल गया, आपने बुक को सिलेक्ट कर लिया, आपने बुक को देख लिया कि भाई ये बुक हमें मंगवानी है, तो आप अकेले जो लाइब्रेरी का टेक्नीशियन या जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है वो बुक को डायरेक्ट नहीं मंगवा सकता। उसे क्या करना पड़ेगा, उसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी अपनी हायर अथॉरिटी से। तो हायर अथॉरिटी में अप्रूवल के रूप में क्या लेगा, वो सिग्नेचर। ठीक है, और किसके सिग्नेचर रहेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो उसके लिए जिसको उसके लिए अधिकार दिया गया है। और बिफोर एक्टिवेशन मतलब ऑर्डर करने से पहले लेना पड़ेगा, और किसका, लाइब्रेरियन का। और एंटर सिग्नेचर मतलब एक सिग्नेचर लेने पड़ेंगे। वो 5 काम करने हैं स्टेप टू स्टेप। आपने जैसे सिग्नेचर करा लिया, आपने बुक देख ली है, बुक मंगवानी है, सिग्नेचर हो गए हायर अथॉरिटी के। अब क्या करना है, आपको एक्टिवेट करना है, मीन्स आपको ऑर्डर करना है। तो ऑर्डर करने के लिए आप क्या करेंगे, आप वेंडर्स की डिटेल आपके पास होनी चाहिए, वेंडर्स को सर्च आउट करेंगे आप। अब वेंडर्स को भी आप किससे सर्च करेंगे, सिलेक्शन टूल से। भाई इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं आप, किसी पब्लिशर्स कैटलॉग से पता कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अलग अलग पब्लिशर्स के अलग अलग कैटलॉग होते हैं। उसके बाद, और ये काम कौन करता है, ये कब होता है, ये आफ्टर ऑथराइजेशन मतलब सिग्नेचर करने के बाद ही आप वेंडर को सर्च करेंगे। और कौन करता है, लाइब्रेरी असिस्टेंट। और ये, और एंटर द डिटेल इनटू द डाटाबेस, आप जो है इसकी सारी डिटेल डाटाबेस में मींस कंप्यूटर पर डालेंगे। उसके बाद आपने ऑर्डर कर दिया, आपने सर्च कर लिया वेंडर को। अब क्या करेंगे, फाइल ऑर्डर। अब आप एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है ऑर्डर फॉर्म
ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिब्लियोग्राफिक ऑर्डर फॉर्म। अब उस ऑर्डर फॉर्म पे आप सारी डिटेल डालेंगे और कौन करेगा ये, और इस ऑर्डर को सेव कर लेंगे। अब है कैंसिल ऑर्डर। अगर मान लीजिए आपका ऑर्डर गलत हो गया, मान लीजिए ऑर्डर गलत हो गया या आपके पास ऑलरेडी वो बुक्स है, तो इस सेक्शन में आप जो है इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कैंसिल नहीं करेंगे तो यहां तक की एक्टिविटीज जो है आपकी, ये 4 जो है, ये 4 कदम आपको बढ़ाने होंगे किसी भी बुक या स्टडी मटेरियल को लाइब्रेरी में लाने के लिए। बुक का सिलेक्शन, ठीक है, कौन सी बुक मंगवानी है, ठीक है, उसके बाद उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेने के बाद उसका जो है वेंडर सर्च करना पड़ेगा, किससे लेना पड़ेगा, और चौथे स्टेप पर हमें ऑर्डर करना पड़ेगा। 5वें की अगर रिक्वायर्ड हुई कि भाई ऑर्डर गलत हो गया या आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से एक्विजिशन सेक्शन का एनालिसिस है टास्क का, कि भाई इस प्रकार से आप एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम ऑटोमेशन ऑफ वर्क फ्लो। अब देखिए ऑटोमेशन ऑफ वर्क फ्लो, इस जो भी हमने ये काम जो है ऊपर समझे हैं, जितने भी हमारे ये सब सेक्शन क्लासिफिकेशन ये सब हैं, इन सब की हमें ऑटोमेशन करनी है। और देखिए स्टूडेंट, इनकी ऑटोमेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, इनकी ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप तो समझते ही हैं कि ऑटोमेशन क्या होता है। जब हम लाइब्रेरी के कार्यों को किसी न किसी ILS LMS लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पर परफॉर्म कराएंगे, ठीक है, तो जैसे ये सॉफ्टवेयर है, तो ये सारे काम हमें, जैसे ये कोहा सॉफ्टवेयर है, इस कोहा में हमने जैसे ये एक्विजिशन है, एक्विजिशन में जाके काम किया, हमें आगे चल के प्रोसेसिंग करनी है, जैसे कैटलॉगिंग करनी है हमें, जैसे बुक्स को जो है एक्विजिट कर दिया, उसके बाद इसकी कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन वो यहाँ करेंगे, उसके बाद इसको इशू करवाना है हमें, सर्कुलेशन में करेंगे, उसके बाद आपका सीरियल कंट्रोल चाहिए तो आपका ये सेक्शन रह गया। तो क्या है इस यूनिट में, इसमें यहाँ ये बताया हुआ है कि जो वर्क फ्लो, जितने भी कार्य हमने ऊपर समझे हैं, इन सभी को ILMS पर कैसे करवाएंगे। तो आप जैसे ये यहाँ लिखा हुआ है, लाइब्रेरी वर्क फ्लो एंड सब सिस्टम आर हाईली एडेप्टेबल टू कंप्यूटराइजेशन एंड एन इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम एफिशिएंटली मैनेज की ऑपरेशन लाइक। अब आपका जो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है, मोटे तौर पर बताऊं आपको कि आपका जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, वो क्या करेगा, उसके की ऑपरेशन कौन कौन से होने चाहिए, एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इस यूनिट के लास्ट में दिया हुआ है, उसको हम तब डिस्कस करेंगे। तो ये की कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। तो ILS मॉड्यूल्स जो हैं, मॉड्यूल्स किसको बोलते हैं स्टूडेंट, मैंने पहले भी बताया था आपको, अब भी बता देता हूं, मॉड्यूल्स हैं ये सभी मतलब इस सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर करने के जितने पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम जो है मॉड्यूल्स बोलते हैं। तो ये मॉड्यूल्स हैं आपके। तो सिस्टम लाइक कोहा, मतलब आपको ये सारा का सारा इसकी वर्क फ्लो अगर आपको समझना है तो सारे के सारे आपको ये समझने होंगे। उसके बाद बात करें स्टूडेंट, अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे कि अब आपको लाइब्रेरी को ऑटोमेटिक करना है। तो ऑटोमेटिक आप कैसे कर पाएंगे, ऑटोमेटिक कर पाएंगे जब इस एक्विजिशन को, लाइब्रेरी में जो बुक्स मंगवानी है आपको, उस मंगवाने की प्रोसेस को आप जब किसी न किसी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पर करेंगे, तो एक्विजिशन सबसिस्टम ऑफ एन इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी हेल्प्स लाइब्रेरियन मैनेज इंपॉर्टेंट डिटेल्स लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन अबाउट द बुक्स मटेरियल नीडेड टू बाय। अब देखो, आप जैसे मान लीजिए ये सॉफ्टवेयर ये तो काम नहीं कर सकता कि आप किसी बुक को जो है सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो इसमें कुछ एक्टिविटीज जो है आपको मैन्युअली करनी होंगी। जैसे मान लीजिए किसी बुक का सिलेक्शन करना है आपको, तो सिलेक्शन जैसे यूजर्स से हम डिमांड लें, वो मैन्युअली लेनी पड़ेगी। हम सर्च करेंगे कि ये बुक का लाइब्रेरी में अवेलेबल है या नहीं है, तो ये कुछ काम जो है आपको जो है वो मैनुअल फॉर्म में करने पड़ेंगे। उसके बाद अब ये जो एक्विजिशन सब सिस्टम आपके लिए क्या काम कर देगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी काम करना होगा आपको, जैसे लिस्ट बनानी है वो बना के देगा। फाइनेंस का हिसाब है कि भाई आप उसमें एंटर कर देंगे ये 400 की किताब है और इस पर 20% मिल रहा है, तो ये आप यहाँ एंटर करेंगे तो उसका भी हिसाब रखेगा। इंफॉर्मेशन अबाउट द बुक एंड मटेरियल नीडेड टू बाय, उसकी ऑलरेडी अगर कोई बुक लाइब्रेरी में अवेलेबल है तो वो ये बता भी सकता है कि ये बुक जो है लाइब्रेरी में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस तरह के जितने भी काम होंगे वो सारे के सारे काम आपको यहां करने होंगे। और
दूसरी एक बात बताऊं, सभी काम ये नहीं कर सकता ऑटोमेशन में, तो कुछ एक्टिविटीज हमें करनी होगी। द सिस्टम मेक्स द होल प्रोसेस स्मूथली बाय ऑटोमेटिक शेयरिंग इंपॉर्टेंट बुक्स डिटेल्स सच एज ऑथर्स नेम, टाइटल, ISBN। यहाँ ये कह रहा है कि भाई ये जो है कार्य को स्मूथ कर देता है लाइब्रेरी को। जैसे मान लीजिए आपको यही सर्च करना है, जो बुक आपको मंगवानी है लाइब्रेरी के लिए, आप उसका ऑथर, टाइटल, प्लेस, पब्लिशर, ISBN नंबर में से कुछ भी सॉफ्टवेयर के अंदर डालेंगे ना, तो ये ऑलरेडी बता देगा कि ये लाइब्रेरी में बुक है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपके काम को आसान बना देगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट जरूर पढ़ना स्टूडेंट। एक्विजिशन सेक्शन आपको पता है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट से मेरा अर्थ है वो कौन कौन से कार्य हैं जो एक्विजिशन के लिए जरूरी हैं। किसी ILS के अंदर जब हम एक्विजिशन सेक्शन में काम करेंगे या किसी ILS की सहायता से जब हम बुक्स को जो है अधिग्रहण करेंगे, तो आपको कौन कौन से कार्यों की जरूरत होगी, हर सेक्शन के लिए ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ये वही है स्टूडेंट जो मैंने आपको ऊपर बताया कि वो एक्टिविटीज फंक्शनल रिक्वायरमेंट मींस एक्विजिशन के अंदर कौन कौन से काम आप करेंगे, उनकी लिस्ट है। और ये पेपर में जरूर आता है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट चाहे शॉर्ट नोट में आए, चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आए, ये यूं आ सकता है, प्लीज डिफाइन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ एक्विजिशन सेक्शन। ठीक है, इन ILS, या फिर कह दे वो कोहा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो है ये कौन कौन से कार्य इस ILS के अंदर एक्विजिशन सेक्शन के अंतर्गत करेंगे। फर्स्ट, रिसीव आइटम रिकॉर्ड टू बी एक्वायर्ड। आपको जो है रिसीव आइटम जो आपको मंगवानी है, मीन्स आपको जो बुक मंगवानी है उसका रिकॉर्ड। चेकिंग फॉर द डुप्लीकेसी, दूसरा काम क्या करेंगे, आप जो बुक मंगवा रहे हैं उस बुक की चेकिंग करेंगे कि वो ऑलरेडी लाइब्रेरी में है या नहीं है। उसके बाद प्रिंटिंग और डिस्पैचिंग इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर, मीन्स आप जो है ILS पे काम कर रहे हैं तो ऑनलाइन मेल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं और स्पीड पोस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। ट्रैकिंग ओवरड्यू ऑर्डर, आपने ऑर्डर कर दिया, आने में देर हो रही है तो उसको ट्रैक भी आप कर सकते हैं ऑनलाइन। मेंटेनिंग ऑर्डर, और ये सारे काम स्टूडेंट मैं बता रहा हूं आपको किस पे होंगे, ILS पर, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पर। फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप, फिर प्रोसेसिंग पेमेंट आपकी आ गई, भाई बुक्स आ गई लाइब्रेरी में, फिर उसको पेमेंट को प्रोसेस करेंगे। मैनेजिंग बुक फंड स्टेटिस्टिक्स, आप अकाउंट्स भी इसमें जो है इसी एक्टिविटी में आएगा। मीन्स आपने मान लीजिए आपके पास बजट था 10,000 का और आपने 7,000 की बुक्स मंगवा ली, तो उसका पूरा डिटेलिंग बजट आपके पास आ जाएगा। इस बुक पे इतना खर्च, इस पे इतना और इतना डिस्काउंट, वो सब आपका इस पे आ जाएगा। ये सारे के सारे कार्य आपको जो है कहाँ करने होते हैं स्टूडेंट, ये सारे एक्विजिशन में आपको करने होंगे। इनको बोलते हैं हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर एक्विजिशन इन ILS। उसके बाद इसका वर्क फ्लो है स्टूडेंट, वही वर्क फ्लो मतलब एक्विजिशन सेक्शन का वर्क फ्लो, मतलब एक्विजिशन सेक्शन में स्टेप टू स्टेप आप कौन कौन से काम करेंगे। ये काम तो करने हैं आपको, ये काम आपको एक तरह से हार्ड कॉपी के रूप में आपको बताने हैं कि भाई आप जो है ये कार्य करेंगे एक्विजिशन सेक्शन में। अब आपको जो है मैनुअली स्टेप टू स्टेप करने पड़ेंगे सॉफ्टवेयर पर। तो सॉफ्टवेयर पर यही सारे कार्य जो हैं आप किस प्रकार से करेंगे। क्रिएशन ऑफ वेंडर सप्लायर फाइल, कि भाई आपको बुक्स जो है मैंने बताया सिलेक्शन तक का काम जो है आपको मैनुअल फॉर्म में करना पड़ेगा। अब हम यहाँ कंप्यूटर की सहायता ले रहे हैं, मीन्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की सहायता ले रहे हैं। ठीक है, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे ये कोहा है, इस कोहा में आप क्या क्या कर सकते हैं भाई। अब आपने वेंडर सर्च कर लिया, वेंडर की डिटेल आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, करेंसी कन्वर्जन, मान लीजिए आप पेमेंट कर रहे हैं फॉरेन में, तो वो करेंसी कन्वर्जन भी आपको डालना होगा। मीन्स मान लीजिए आपका 82 का डॉलर है और 82 रुपीज़ का डॉलर है, तो डॉलर में आप पेमेंट करेंगे तो उसकी कितनी कॉस्ट बनेगी, इस तरह की प्रोसेसिंग। बजट प्रोसेस करेंगे, क्रिएट बजट हेड, मेन बजट लोकेशन, अलोकेट द फंड डिफरेंट हेड्स, अलग अलग तरीके से लाइब्रेरी को कहाँ से फंड आ रहा है उसकी डिटेल, क्रिएशन ए लेटर ऑफ टेम्पलेट, क्रिएशन ऑफ मेंबर डाटाबेस। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम आपको करने हैं। अब ये देखिए ग्रुप में बता दिया एक्विजिशन वर्क, तो मैंने बताया एक्विजिशन से पहले के जो काम होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड है। टास्क आर इंक्लूडेड, एक्चुअल एक्विजिशन प्रोसेस बिगिंस एंड कैन बी डिवाइड इनटू द 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स में आपका जो है एक्विजिशन सेक्शन जो है डिवाइड किया गया है जब आप इसको किसी ILS पर ऑर्डर करते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में क्या कहेगा, डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क,
भाई लाइब्रेरी स्टाफ क्या करता है, गैदर द बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट फॉर द डॉक्यूमेंट एक्विजिशन। मीन्स यहाँ कहने का मतलब है लाइब्रेरी स्टाफ वो सारी बिब्लियोग्राफिक संक्षिप्त जो है ग्रंथप्रक इसको बोलते हैं, बिब्लियोग्राफिक को बोलते हैं ग्रंथप्रक सूचना, मतलब संक्षिप्त सूचनाएं प्राप्त करता है उस डॉक्यूमेंट के जिसको मंगवाना है उस डॉक्यूमेंट के बारे में। अब वो क्या हो किसके लिए हो सकती है, जो भाई आपकी जो है स्टूडेंट रिक्वेस्ट की हुई है वो हो सकती है। कहने का अर्थ ये है कि लाइब्रेरी में 4 किताबें मंगवानी है तो इनके ऑथर, टाइटल, प्लेस, पब्लिशर, ईयर सब की जो है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी स्टाफ प्राप्त करेगा। सिस्टम चेक करेगा डुप्लीकेट है या नहीं, सेलेक्ट आइटम, जनरेट रिपोर्ट। अब वो सिलेक्ट वो जैसे आप इसमें कंप्यूटर में डालोगे, इस LMS सॉफ्टवेयर में डालोगे कि हमें ये 10 बुक मंगवानी है और क्लिक करोगे तो ये बता देगा कि ये डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट नहीं है तो एक रिपोर्ट बनाकर आपके सामने आ जाएगा कि इसको ऑर्डर करो। ठीक है, इसमें छोटे छोटे काम और होते हैं, हैंडलिंग न्यू सजेशंस भी है, प्रोसेसिंग ऑफ बुक्स अप्रूवल, इंटीमेट द रिक्वेस्ट। ये थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लेना, इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, जो मैं बता रहा हूँ ना मेरी क्लास देख के ही आप इस यूनिट को समझ जाएंगे। उसके बाद सेकंड ग्रुप क्या काम करता है, फिर ऑर्डर प्रोसेस करते हैं। भाई आपकी जो है वेंडर वगैरह सिलेक्ट हो गए हैं, सब हो गए हैं, तो आप इसको जो है जनरेट कर देते हैं, ऑर्डर लेटर बना देते हैं और आप भेज देते हैं। उसके बाद फिर रिसीव करता है ये ग्रुप, इस ग्रुप में रिसीव आइटम को रिसीव करते हैं, लाइब्रेरी स्टाफ उस रिकॉर्ड को मैच करता है जो आपने ऑर्डर की थी। और अगर कंप्यूटर पे आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो जैसे आप कैटलॉगिंग के अंदर इसकी एंट्री करते हैं, इसकी एंट्री करेंगे एक्विजिशन सेक्शन में, एंट्री मतलब एक्सेशनिंग इसकी करेंगे, एक्सेशनिंग के लिए बार कोड जनरेट करेंगे, क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर पे जब आप एंट्री करेंगे यहाँ पर तो बुक का एक्सेशन नंबर तो आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ आपका बार कोड भी निकाल कर देगा वो। ठीक है, उसके बाद 4th नंबर पे आपको पेमेंट प्रोसेसिंग करनी होती है, तो यहाँ आप पेमेंट प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ आप आई थिंक समझ गए होंगे स्टूडेंट कि ये एक्विजिशन सेक्शन जो है ILS पे आप कैसे करेंगे। उसके बाद है प्रोडक्ट एंड एडवांटेजेस। प्रोडक्ट देखिए स्टूडेंट, इस सेक्शन के अंदर एक्विजिशन सेक्शन के अंदर हम प्रोडक्ट किसको बोलेंगे, भाई आपने एक ऑर्डर बनाया, ऑर्डर की लिस्ट निकाली, वो प्रोडक्ट हो गया हमारा। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट हो गया। और एडवांटेजेस, जब हम इस अधिग्रहण सेक्शन के अंदर किए जाने वाले जो कार्य हैं उनको हम मैनुअली फॉर्म में करेंगे तो हमारा कितना टाइम लग जाएगा। और इसमें एडवांटेज क्या होगी, इसमें एडवांटेज होगी कि जितनी जल्दी हम मतलब जल्दी से जल्दी करेंगे और एक्यूरेट करेंगे, लिस्ट निकालनी है हमें, जो बुक्स हमने ऑर्डर के लिए दी हुई है उनकी लिस्ट निकालनी है, एक क्लिक करेंगे बुक आ जाएगी। तो प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं यहाँ पर वो लिस्ट रहेंगी और वो ऑटोमेटिक रिपोर्ट निकाल सकते हैं, फास्ट और चीपर, इंटीग्रेशन विद अदर मॉड्यूल्स, ठीक है, रिड्यूस वर्कलोड। तो ये चीज़ें जो है आपकी प्रोडक्ट्स रहेंगी यहाँ पर। अब ये कॉमन रिपोर्ट भी, इनको भी आप क्या मानकर चलेंगे, एक प्रोडक्ट्स के रूप में। कौन कौन सी लिस्ट निकाल सकते हैं आप, लिस्ट ऑफ आइटम रिक्वेस्टेड और रिसीव फ्रॉम द सप्लायर, इसकी लिस्ट निकालनी है। भाई हमने पिछले 6 महीने पहले किन किन बुक्स का ऑर्डर किया था उसकी लिस्ट निकालें। ये सॉफ्टवेयर जो है LMS जो है आपका जब भी निकाल कर दे देगा। आइटम अप्रूव्ड और रिजेक्टेड, आपने जो है 50 किताबों का ऑर्डर करना था, आप ये देखना चाहते हैं कि पिछली बार कौन कौन सी किताबें रिजेक्ट हुई हैं, उनकी लिस्ट निकाल कर दे देगा। स्टेटस रिपोर्ट ऑन रिक्वेस्ट और ऑर्डर, उनकी लिस्ट निकाल कर देगा। लेटर ऑफ अप्रूवल निकाल कर दे देगा। रिपोर्ट ऑन बजट निकाल कर दे देगा। लिस्ट ऑफ ओवरड्यू आइटम निकाल कर दे देगा। ओवरड्यू का मतलब यहाँ पर यह है कि आपने कोई बुक ऑर्डर की थी और उसका टाइम पीरियड जा गया, पब्लिशर ने जो है आपको टाइम दिया था 3 महीने में बुक्स आ जाएंगी, परंतु 5 महीने हो गए, तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ओवरड्यूज आइटम। तो ऐसे आप जो है इसको समझ सकते हैं। और थोड़ा सा इसको करते हैं शॉर्ट में। उसके बाद स्टूडेंट ऐसे ही आपका अब आगे आपका आपने एक्विजिशन कर दिया ILS पर, मतलब इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम पर। अब आपको डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं बता दूं आपको, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में 2 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है क्लासिफिकेशन और एक होती है कैटलॉगिंग। क्लासिफिकेशन आप शायद इस ILS पर बहुत सारे अब नए आए हैं तो उनमें अवेलेबल है कि आप बुक की एंट्री करें तो उसका क्लासिफिकेशन नंबर आपको अपने आप मिल जाए, परंतु मोस्टली लाइब्रेरीज में जो क्लासिफिकेशन की जाती है, जैसे मान लीजिए एक बुक है आपके पास, ये बुक है, इसकी क्लासिफिकेशन करनी है। तो इस बुक की जो क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट, इस बुक की क्लासिफिकेशन जो है हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें जो है कोई ना कोई जो है वो चाहिए, कोई ना कोई जो है क्लासिफिकेशन स्कीम चाहिए, जैसे DDC, UDC,
CCLC और अब तो ऑनलाइन है, वेब डीवी के नाम से भी आने लगी है। तो इसमें जो है आप इस सेक्शन के अंदर क्या करेंगे, कैटलॉगिंग। अब कैटलॉगिंग आप ILS पर जो है यहाँ कर सकते हैं, जैसे ये कैटलॉगिंग दी हुई है आपकी ILS पर, इसको हम ये कोहा ILS है, न्यू रिकॉर्ड करेंगे। न्यू रिकॉर्ड में आप जो है यहाँ पर हमें बुक की एंट्री करनी पड़ेगी। अब जब हम इन बुक्स की एंट्री कर लेंगे तो करने के बाद वो एक प्रकार की आपकी कैटलॉगिंग जो है वो हो गई। और यहाँ आप देख रहे होंगे ये मार्क रिकॉर्ड, तो मार्क में इसको हमें मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग जो है ILS में होती है वो करनी होती है। तो इस सेक्शन में हमें क्या करना होता है, हमें क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग करनी होती है। क्लासिफिकेशन हम कहें मैनुअली करनी पड़ती है अभी तक हमें, और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो ये लेकर आए हुए हैं, परंतु कैटलॉगिंग तो आपको करनी होगी। अब यहाँ ये बता रहा है कि कैटलॉगिंग जो है आप ILS पर करते हैं, तो आप कौन सी कैटलॉगिंग करते हैं, वो करते हैं मार्क या CCF, जिसको हम बोलते हैं मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, और 21st सेंचुरी की आप ये करते हैं। और ये ही इस तरह की जो कैटलॉगिंग होती है, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर ये टैग डिवाइड है स्टूडेंट, ये 0 1 1 में जैसे 100 है ये मेन एंट्री। आप मेरी क्लासेस देखो 2 to 7 की, ये सारा मैंने समझाया हुआ है। यहाँ पर हमें बुक का जो है पर्सनल नेम, मान लीजिए ऑथर की कोई बुक हमें मंगवानी है, तो उस बुक का ऑथर कौन है, तो उसके लिए रिलेटेड टर्म हमें यूज़ करनी पड़ती है। उसका पर्सनल नेम जैसे शर्मा RK है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं RK। तो ये प्रोसेसिंग आपको करनी पड़ती है इस प्रकार से, ये सारा मैंने समझाया हुआ है, मेरी क्लासेस देखो आप। उसके बाद स्टूडेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट, मैंने सभी को बताया आपको कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है आपके लिए। फंक्शनल रिक्वायरमेंट का ही क्वेश्चन आपका आएगा। अब देखिए यहाँ जब हम कैटलॉगिंग करते हैं, मार्क में जब कैटलॉगिंग करते हैं, तो मार्क में कैटलॉगिंग आपने यहाँ भी देखा होगा, ये देखिए कैटलॉगिंग के हैं कि भाई ISBN नंबर, ISSN नंबर, जैसे 82 पे जो है आपका ये DV डेसिमल क्लास नंबर आपने जो दिया है, जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी साइंस की बुक है तो उसका नंबर हो गया 020, ठीक है। यहाँ बुक नंबर डाल दिया हमने सॉरी ये 19th एडिशन आप यूज़ करेंगे, आपके सिलेबस में 19th है। क्लासिफिकेशन नंबर हो गया 020, और आइटम नंबर जो भी आप दें, यहाँ पर आता है बुक नंबर, जैसे शर्मा की बुक थी तो SHA ये आ गया। तो इस प्रकार से आप इसकी एंट्री करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या हो गया, अथॉरिटी कंट्रोल, दिस हेल्प्स नेम्स टाइटल सब्जेक्ट इन कैटलॉग। ये किसके लिए डिवोटेड है, जब आप कैटलॉगिंग करेंगे तो उस बुक के ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो रिक्वायर्ड होगी, और वो किसके अंडर होगी, वो अथॉरिटी कंट्रोल के। बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल में मार्क 21 के अंदर बिब्लियोग्राफिकल डाटा भी आपको यहाँ पर देना होगा। जैसे यहाँ पे तो आपका हो गया सब्जेक्ट, टाइटल, नेम्स हो गया, आगे चल के आपको और भी कितने पेजेज हैं, कितना साइज है, वो सारा बिब्लियोग्राफिकल आपको इसके अंदर देना होगा। अब आपने जो बुक एंटर की उसको आपको देखना है, मीन्स आप उस बुक को सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, ओपेक पे, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जो है वो होगा आपका, और उसमें जाके आपको क्या करना होगा, बुक को आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी बुक अगर मान लीजिए आपको सर्च करनी है यहाँ पर, तो आप यहाँ देखिए ये ओपेक है सर्च कैटलॉग, तो यहाँ पर बुक का जो है टाइटल या मतलब कीवर्ड्स जो है आप डाल दें, वो बुक जो है वो, अब देखिए यहाँ पर कोई एंटर नहीं की हुई है बुक, ये बुक एंटर नहीं की हुई है यहाँ पे, तो इसलिए ये आया नहीं। अदरवाइज यहाँ पर जो है आपका वो मतलब आपको शो आउट हो जाता है यहाँ पर कि ये बुक जो है यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो वो सारी चीजें होंगी। डिस्ट्रीब्यूटेड कैटलॉगिंग मतलब ये किसके अंडर होनी चाहिए, इस प्रोटोकॉल के, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। वर्कफ्लो ऑफ ऑटोमेटेड, अब यहाँ पर देखेंगे आप वर्कफ्लो, जो मैंने बताया कि लाइब्रेरी के अंदर हमें क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग करनी होती है, तो उसका पूरे का वर्क फ्लो जो है आपको एक प्रकार से जो मैंने ये बताया आपको कैटलॉगिंग, इसमें जो है हमें क्या करना होता है, आप अपने पेपर के लिए ये लिख सकते हैं कि इस सेक्शन के अंदर हम जो है अथॉरिटिक डाटा का मैनेजमेंट करते हैं। मीन्स आप बुक की जो है पूरी डिटेल जो है मार्क 21 के अकॉर्डिंग कैटलॉगिंग, मार्क में जो है बुक की जो है पूरी डिटेल जो है हम वो एंटर करते हैं, जैसे ऑथर, टाइटल, प्लेस, पब्लिशर, जिसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक सब्जेक्ट नेम और टाइटल, और दूसरा होता है बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, जैसे आपका ऑथर पेजेस हो गए, साइज हो गया बुक का,
बुक के अंदर बुक के इंडेक्स पेजेस हो गए, इस तरह की चीज़ें। और ये जो है स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। इसके स्टूडेंट मैं नोट्स आपके डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ ये सेम नोट्स आप देखकर इसको पढ़ सकते हैं। अब बात करें हम इसके प्रोडक्ट और एडवांटेजेस की। प्रोडक्ट और एडवांटेजेस, प्रोडक्ट क्या हो गए? ओपैक। ओपैक इसका प्रोडक्ट हो गया। अब वो ओपैक है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। अगर हम ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में बात करें, अगर हम मान लीजिए ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में बात करें, या फिर आप ये कहें कि भाई ये कैटलॉग जो है फिजिकली या फिर दिखने में मतलब कितनी फॉर्म में होते हैं, तो एक होता है कार्ड कैटलॉग, जो कहाँ होता है? ट्रेडिशनल फिजिकल कार्ड यूज फॉर लिस्टिंग बुक्स, मतलब बुक्स की लिस्ट बनाने के लिए। कैटलॉग जो है वो एक ऐसा टूल होता है जो लाइब्रेरी के अंदर बुक्स को सर्च करने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर हम ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, पारंपरिक लाइब्रेरी या मैनुअल लाइब्रेरी की बात करें, तो वहाँ कैटलॉग कैसे होगा? वो होगा कार्ड फॉर्म में। एक फॉर्म होती है इसकी प्रिंटेड बुक फॉर्म, ये एक लिस्ट के रूप में होता है, और ये भी हमारी मैनुअल जो लाइब्रेरीज हैं वहाँ ज़्यादा यूज होता है। आगे जब आपका पेपर नंबर 4 होगा, उसमें 2 सेक्शन क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग होगी, वहाँ आप यहाँ इनकी कैटलॉग्स की फिजिकल फॉर्म वगैरह सब पढ़ पाएंगे। उसके बाद है माइक्रोफॉर्म कैटलॉग भी होता है, और एक कंप्यूटर आउटपुट और ऑन माइक्रोफॉर्म, डिजिटल डाटा प्रिंटेड और माइक्रो, ये भी कैटलॉग होता है। तो इसके अंदर रिपोर्ट एंड मैनेजमेंट टूल्स हैं। कौन कौन सी रिपोर्ट्स आप इसके अंदर निकाल सकते हैं? ओपैक के अंतर्गत रिपोर्ट निकाल सकते हैं आप। नंबर ऑफ रिकॉर्डेड एडिट, आप ये जानना चाहते हैं कि पिछले 6 महीने में कितने कैटलॉग बने, उनके ऊपर रिपोर्ट, स्टाफ के ऊपर रिपोर्ट, ठीक है। स्टेटिस्टिक रिपोर्ट आप ले सकते हैं, मतलब आपको टेबुलर चाहिए, टेबल के रूप में रिपोर्ट चाहिए, वो आपको किसी चीज़ की लिस्ट चाहिए, वो ये निकाल सकता है। लेबल्स एंड कार्ड्स आपको चाहिए, तो वो ये निकाल सकता है। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, या फिर आप ये कहें एडवांटेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग इन ILS। इसकी एडवांटेज क्या है कि भाई आप ये कैटलॉगिंग, ये प्रोसेसिंग जो आप करें कंप्यूटर पर या LMS पर, तो उसका क्या फायदा है? तो एक है स्टैंडर्ड की होती है भाई, ये कंप्यूटराइज कैटलॉगिंग लीड्स मोर यूनिफॉर्म रिकॉर्ड, मतलब एक रूपता लाते हैं ये रिकॉर्ड में। एफिशिएंसी, लेस मैनुअल वर्क, बहुत कम जो है आपको मैनुअल वर्क करना पड़ता है। इंटरचेंजेबिलिटी, मतलब आप जब एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में इसको जो है चेंज करेंगे, शेयर करेंगे, तो उसकी कॉस्ट बहुत कम आएगी, मतलब कॉस्ट आएगी क्या? आएगी ही नहीं। सीमलेस एक्सेस, एक बुक के लिए एक कार्ड को आप हजारों बार यूज कर सकते हो, ना वो कटेगा ना फटेगा। वर्सेटाइल आउटपुट, इंफॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म्स। अब अगर आपका मान लीजिए ये ILS पर है, तो आप इस कैटलॉग को बतेरे रूप जो होते हैं इसके, जैसे लिस्ट के रूप में, आप जो है अलग अलग जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके रूप में जो है ये कैटलॉग तैयार कर सकते हैं। एडवांस सर्च का ऑप्शन यहाँ पर है। इंफॉर्मेशन सर्विस आपको मिले, स्टाइफ कैन जनरेट डाइवर्स इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर्स। अगर ILS पर हम डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग करते हैं तो हमें ये बेनिफिट होने वाले हैं, मीन्स इसकी ये एडवांटेजेस हैं। अब हम बात करें सीरियल कंट्रोल की। सीरियल कंट्रोल सब सिस्टम क्या है स्टूडेंट? सीरियल कंट्रोल में मैंने आपको बताया था कि भाई सीरियल कंट्रोल के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिकल्स की एंट्री करते हैं। पीरियोडिकल्स के अंदर जितनी भी चीज़ें शामिल हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल्स, जो किसी न किसी स्पेसिफिक पीरियड के अंतर्गत आते हैं, उनको लाइब्रेरी में मंगवाना और उनको यूजर्स के द्वारा उपयोग कराना, इसके बीच में जितनी भी कार्य हमारे होंगे वो सारे के सारे आपके सीरियल कंट्रोल सेक्शन के अंदर करेंगे। और ये किस पर होगा? ये ILS मतलब लाइब्रेरी मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम में। और मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, ये कोई इसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है, इसका फिजिकल अपीयरेंस है ये जो सॉफ्टवेयर है, यही किसी लाइब्रेरी के सिस्टम को इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम बनाता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ कोई बुक इशू करवाते हैं, वो बुक इशू होगी तो उसे आप जाके कल को कैटलॉग में सर्च करेंगे ओपैक में, तो वो वहाँ शो होगा कि ये बुक XYZ यूजर को इशू है। तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो कहलाती हैं आपकी इंटीग्रेटेड। अब है, देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या क्या काम करने होते हैं, इसकी भी आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। हाँ, ये रही फंक्शनल रिक्वायरमेंट। बेसिक बड़े तौर पे हम कहें तो इसमें क्या क्या काम करते हैं, सीरियल मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हैं भाई? प्रोक्योरमेंट, पीरियोडिकल कैन बी एक्वायर्ड थ्रू द वेरियस सब्सक्रिप्शन मेथड, गिफ्ट एक्सचेंज। भाई जो आपके जो जर्नल्स, मैगजीन है, उनको मंगवाने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से कुछ तरीके जैसे गिफ्ट, कोई गिफ्ट भी कर सकता है भाई, कोई एक मैं मटेरियल अपना दे दूँ दूसरा ले लूँ, उससे भी हो सकता है। दूसरा है आपका इशू रिसिप्ट, सक्सेसिव इशू आर रिसीव्ड रेगुलरली और इरेगुलरली, मतलब आप एक इशू, मतलब आपके जो जर्नल्स होते हैं ना, कई बार क्या होता है रेगुलर आते हैं और कई बार जो है एक आधा इशू जो है वो बंद भी हो जाता है या फिर रिसर्च नहीं हो पाती उस क्षेत्र में, तो
वो नहीं आ पाता, तो इनके लिए आप एक इशू रिसिप्ट, मतलब ये जो है आपका आ चुका है और ये नहीं आया, तो इनके बारे में भी आप बता सकते हैं। रिन्यूअल, आपने एक जर्नल को सब्सक्राइब किया हुआ, देखिए एक होता है परचेजिंग मतलब आपने एक चीज़ खरीद ली, एक बुक खरीद ली, वो आपकी हो गई, ठीक है। इसमें ये होता है कि रेगुलर रिसर्च होती जाएंगी टाइम के इंटरवल में, और उस इंटरवल से उस इंटरवल तक की बुक्स ही आपको मिल पाएंगी। अगर आप उसे 5 साल के लिए रिन्यू कराएंगे तो 5 साल तक का मिलेगा वो, अगर 1 साल के लिए कराएंगे 1 साल का। आपने देखा कि मैंने 1 साल का रिन्यू करा लिया, ये 1 साल का सब्सक्राइब करा लिया, परंतु ये ज़्यादा उपयोगी नहीं है लाइब्रेरी में, तो नेक्स्ट ईयर आप इसको अनसब्सक्राइब करा दें, इसको ना कराएं सब्सक्राइब। तो अगर आप कराते हैं इसको दोबारा तो उसको कहेंगे हम रिन्यूअल। उसके बाद एक्सटेंसिव कैटलॉगिंग, इसकी डिटेल कैटलॉगिंग इन्फॉर्मेशन हमें इसकी जो है वो डालनी पड़ती है। इसमें टाइटल चेंज, कई बार क्या होता है ये आपकी कैटलॉगिंग में भी है, डिटेल जो MLIS में कैटलॉगिंग होती है उसमें भी है ये चेंज टाइटल। जैसे एक जर्नल जो है वो पब्लिश हो रहा है, जैसे हो रहा है ए रिव्यू ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, 3 साल वो इस नाम से इशू हुआ, आगे चलकर उसका नाम चेंज कर दिया, अब रिव्यू हटा दिया, एक क्लासिफिकेशन जर्नल कर दिया, तो चेंज ऑफ टाइटल है, तो आपको अपने रिकॉर्ड में भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो चेंजेस हैं वो भी आपको इसके अंदर डालने होते हैं। बाइंडिंग कंट्रोल, आपको स्पेसिफिक पीरियड के जर्नल्स को जैसे ईयरली में जो है वो बाइंड करा दे, तो आप ईयरली इनको बाइंड करा के रख सकते हो, क्योंकि ये जर्नल्स जो है काफ़ी पुरानी जो रिसर्च हुई है उसके बारे में जानने के लिए आपको ये बाइंड करा कर रखने होते हैं, जिसको हम बैक वॉल्यूम मैनेजमेंट के रूप में भी जानते हैं। इंडेक्सेस, इनके लिए इंडेक्स, क्योंकि देखिए आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडेक्सिंग, आपकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जर्नल्स के लिए। आपके पास जर्नल्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, अगर इन इंडेक्सिंग ना करें तो इनको सर्च आउट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आर्टिकल इंडेक्सिंग, भाई एक जर्नल में कौन कौन से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं उनके लिए भी इंडेक्सिंग करनी होती है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कौन कौन से कार्य जब ILS पर इसको करोगे आप तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आपका है न्यू सब्सक्रिप्शन, आपको नया सब्सक्रिप्शन करना है, रिन्यूअल करानी है, कैंसिल करना है, आपने जर्नल पहले परचेज किया सब्सक्राइब किया हुआ था बट वो अच्छा नहीं है तो उसको कैंसिल भी आपको इसी सेक्शन में करना होगा। ये सारी फैसिलिटी आपकी ILS में अवेलेबल होती हैं। बजट कंट्रोल, आप पहले जो है 500 रुपये एक जर्नल पर खर्च करते थे, आगे चलकर महंगाई बढ़ गई या कोई और रीज़न हो गए, आपको फंड्स नहीं मिले तो आप उसको कम कर सकते हैं। तो आपके पास ये लेखा जोखा होना चाहिए, किस साल किस जर्नल पे या किस डिपार्टमेंट पर हमने पीरियोडिकल्स मंगवाने में कितना खर्च किया। इनवाइस प्रोसेसिंग, ये सब आपका उस पर हो सकता है। रिसिप्ट मैनेजमेंट, क्लेम मैनेजमेंट में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कोई इशू लाइब्रेरी के अंदर नहीं आया, जैसे मान लीजिए कोई जर्नल है वो क्वार्टरली पब्लिश हो रहा है, क्वार्टरली में मतलब ये है कि हर 3 महीने, हर 4 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद एक इशू आ रहा है, मतलब एक जर्नल है उस जर्नल 1 साल का है ये, जनवरी से लेके और आपका दिसंबर तक, इसके 4 कॉपी आती हैं, एक आ गई आपकी जनवरी टू मार्च, फिर नेक्स्ट आ गई, फिर नेक्स्ट आ गई। तो कई बार क्या होता है जैसे सेकंड नहीं आया आपका, तो दैट इज कॉल्ड मिसिंग इशू, ये मिसिंग इशू हो गया, तो इसके लिए भी आप क्लेम कर सकते हैं। एंड साल के एंड में आप कहेंगे कि मैंने तो 4 कॉपी जो है वो सब्सक्राइब कराई थी, आपकी 3 आई है, या तो इसकी पेमेंट कम कीजिए या फिर आप उसे जो है भेजिए हमारे पास। तो बिब्लियोग्राफिकल फॉर्मेट सपोर्ट मार्क 21 के अकॉर्डिंग इसकी वो होती है कैटलॉगिंग, हैंडलिंग, एडिशन, नेम चेंज, बाइंडिंग कंट्रोल, ये सारे के सारी जो है फंक्शनल एक्टिविटीज होती हैं इसमें। अब इसको कैसे करना है आपको, इसको करना है आपको सीरियल कंट्रोल को कंप्यूटर पे, तो इसके लिए आप कोहा को थोड़ा सा देख लें सीरियल कंट्रोल, तो ये सीरियल कंट्रोल में हम वही सारे काम करेंगे, जैसे न्यू सब्सक्रिप्शन है आपका, ये क्लेम करना है आपको, जैसे आपने यहाँ देखा ना, क्लेम करना है, चेक एक्सपायरेशन, मैनेज फ्रीक्वेंसी, मैनेज नंबर, तो इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसके अंदर चेंज, वेंडर वगैरह, ये सारे काम जो है हमें जो है ILS पर करने होते हैं। तो इन वर्क फ्लो को जो है कैसे किया हुआ है, 4 ग्रुप में, ये देखो इनटू 4 ग्रुप एक्टिविटी में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट ग्रुप में क्या करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ मास्टर डाटाबेस, हम कंप्यूटर के अंदर इस ILS के अंदर एक मास्टर डाटा बनाते हैं, और वो किसके अंदर होता है मास्टर डाटा, बस इसके नाम याद कर लो कि मास्टर डाटा ग्रुप नंबर 1 में, क्रिएशन मेंटेनेंस ऑफ मास्टर डाटा किसमें, ग्रुप 1 में। उसके बाद सेकंड ग्रुप में हम क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन एंड एक्विजिशन, सिलेक्शन करते हैं न्यू टाइटल का, रिन्यूअल करते हैं, रिन्यूअल का डिसीजन लेंगे हमें रिन्यू करना भी है या नहीं करना,
जर्नल को, पेमेंट प्रोसेसिंग एक्विजिशन आ जाता है उसको रिसीव कर लेते हैं और उसको जो है एंटर करते हैं और मिसिंग के लिए हम जो है क्लेम करते हैं। उसके बाद इसकी कैटलॉगिंग की जाती है। कैटलॉगिंग में आपका आर्टिकल कैटलॉगिंग और आर्टिकल इंडेक्सिंग ग्रुप 4 में हम इसको सर्कुलेट करते हैं, सर्कुलेशन एंड बाइंडिंग। इस ग्रुप में हम सर्कुलेशन, देखिए वैसे तो जर्नल्स वगैरह जो हैं वो इशू नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, जर्नल्स मैगजीन ये इशू नहीं होती हैं, परंतु क्या होता है कि जो हमारी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, जो साइंटिस्ट के लिए लाइब्रेरी हैं, जैसे नासा की लाइब्रेरी है, इसरो की लाइब्रेरीज है, वो अपने साइंटिस्ट को ये फैसिलिटीज देती है। तो हम जो है न्यू अराइवल्स कोई भी आएगा तो हम इसको सर्कुलेट करेंगे, मीन्स वो लिस्ट जो है हम अपने सभी साइंटिस्ट के पास भेजेंगे कि भाई अभी नए जो है हमारे पास ये आए हैं, ठीक है। और जो बैक वॉल्यूम होंगे उनकी हमें जो है बाइंडिंग करानी होगी। तो ये मतलब रेयर केस में इश्यू होते हैं, बेसिकली होते हैं ये रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ही है। तो उसके बाद ये है प्रोडक्ट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ द ऑटोमेटेड सीरियल कंट्रोल सेक्शन। सीरियल कंट्रोल सेक्शन के की जो है प्रोडक्ट कौन कौन से हो गए, नेचुरल सी बात है स्टूडेंट, यहाँ पर देखो हमने पूरे के पूरे, वहाँ पर तो हम 3 सेक्शन में एक बुक के लिए काम करते हैं, परंतु इस सेक्शन में हमें सारा काम एक ही सेक्शन में करना होगा। मीन्स एक्विजिशन ऑफ जर्नल्स मैगजीन, उसकी प्रोसेसिंग वो भी सीरियल में जर्नल्स मैगजीन की, उसका इशू रिटर्न वो भी सीरियल कंट्रोल सेक्शन में। तो इसमें जो आपके प्रोडक्ट रहेंगे वो एक तो रहेगा ओपेक, जिससे आप सर्च कर पाएंगे स्पेसिफिक जर्नल को, आर्टिकल को, किसी भी चीज को, जर्नल्स होल्डिंग को कि लाइब्रेरी में कौन कौन से जर्नल अवेलेबल हैं। उसके बाद हम रिपोर्ट भी निकलवा सकते हैं, उसकी कोई भी रिपोर्ट या लिस्ट आपको चाहिए, इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट भी आप की भी लिस्ट आप निकलवा सकते हैं। तो ये क्या हुए स्टूडेंट, ये सीरियल कंट्रोल सेक्शन के प्रोडक्ट्स हुए। और एडवांटेजेस क्या होंगी, एफिशिएंट रिपोर्टिंग भाई जो आपकी रिपोर्ट जो है विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट्स में जो है वो रिपोर्ट अवेलेबल हो सकती हैं अगर आपने ये सीरियल कंट्रोल ILS पर किया हुआ है तो। उसके बाद टाइम अलर्ट, जैसे ही नया जर्नल आया ये अलर्ट कर देगा, सेंड रिमाइंड कर देगा। जैसे मान लीजिए कोई मिसिंग जर्नल है तो उसके लिए ये टाइमली जो है रिमाइंडर भेज देगा कि मिसिंग इशू है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई जर्नल ऐसा है जो बाइंडिंग के लिए है तो उसके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन दे देगा। अब ये सेंड रिमाइंडर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप, मैंने बताया था 4 इशू मंगवाते हैं एक जर्नल के, आपने पहला एंटर कर दिया कंप्यूटर में ILS में, दूसरा कर दिया, तीसरा नहीं किया, फोर्थ कर दिया। जैसे ही फोर्थ करेंगे आप ये तीसरे वाले को अलर्ट मांगेगा, ये कहेगा कि भाई ये तो आया ही नहीं, तो मिसिंग के लिए रिमाइंडर भी ये सेंड कर सकता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकता है, ये यूजर सर्विस प्रोवाइड करता है, क्विक एक्सेस टू द स्टाफ, ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी, प्रिडिक्टिवली शेड्यूलिंग, ये सारी चीजें जो हैं आपकी ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेटेड सीरियल कंट्रोल, या फिर ये कहें कि सीरियल कंट्रोल इन ILS की एडवांटेजेस वो ये होंगी। तो उसके बाद है स्टूडेंट आपका सर्कुलेशन सेक्शन, जहां आपको जो है बुक इशू रिटर्न करनी होती है, बुक इशू रिटर्न करनी होती है। तो इसमें आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज आपको जो है वो करनी होंगी, दीज आर कॉल्ड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, इंफॉर्मेशन अबाउट बोरोवर्स, भाई कौन मेंबर है, कितने स्टूडेंट्स ने हमारे यहाँ न्यू एडमिशन लिया है, या कितने मेंबर हमारे पास ऑलरेडी हैं और कितनों को एंटर करना है। तो अब ये आ गया इंफॉर्मेशन अबाउट द बोरोवर्स, मतलब ये वो जो लाइब्रेरी से बुक जो है वो लेने वाले हैं उनके बारे में डिटेल्स। जैसे होता है ऐसे है लाइब्रेरीज में, जैसे ही नए एडमिशन होंगे, नए एडमिशन होने के बाद एक लिस्ट लाइब्रेरी जाएगी कि भाई ये हमारे कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में जो है नए यूजर आए हैं, इनका रिकॉर्ड हम क्या करेंगे कंप्यूटर में, मतलब ILS में, मतलब लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में एंटर करेंगे। उसके बाद है इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसोर्सेज, कौन कौन सी आइटम्स हमने जो है वो बोरोड की गई है, डिटेल्स अबाउट द आइटम बोर्ड, इनकी भी डिटेल रखेगा भाई लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन सी बुक्स हैं और कौन कौन सी इशू हैं। अबाउट द लोन ट्रांजेक्शन, डिटेल ऑफ ईच लोन इवेंट, मतलब कितने कितने टाइम के लिए किस किस ने बुक ले रखी है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो भी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ऑटोमेटेड सर्कुलेशन सिस्टम शुड इंक्लूड द फॉलोइंग फीचर, इसकी क्या है, लोकेट आइटम, आइटम को सर्च करना, आइडेंटिफाई करना, ठीक है, कि भाई कौन सी जो है आपको इशू करनी है, कौन सी रिजर्व करनी है। आइडेंटिफाई लोन, डिटरमाइन द आइटम आर चेकड आउट
टू वोम। तो ये भी डिटरमाइन करना, मतलब इस सेक्शन में ये काम भी किया जाता है कि भाई आइटम जो है वो किसको इशू की गई है, कौन सी आइटम इशू हुई है टू वोम और किसको इशू हुई, तो इसको भी लोकेट किया जा सकता है। ठीक है, मैनेजिंग रिजर्वेशन, रिजर्व कर सकता है ये बुक्स को। जनरेट रिकॉल नोटिस, मान लीजिए आपकी बुक्स आपने इशू करा रखी है और आपने टाइम पर रिटर्न नहीं की, तो ये एक नोटिस भी जनरेट करता है जिसको बोलते हैं रिकॉल नोटिस। सेंड रिमाइंडर फॉर ओवरड्यूज आइटम एंड मैनेज रिन्यूअल्स। मैनेजिंग ओवरड्यूज, अब ये नोटिफाई करता है स्टाफ को अबाउट द ओवरड्यूज। स्टूडेंट्स बुक्स ले जाते हैं, रिटर्न करते ही नहीं है, तो ये समय समय पर रिमाइंडर देता रहता है लाइब्रेरी स्टाफ को कि भाई ये बुक्स आई नहीं है पिछले 2 महीने से, 15 दिन से, जो भी मतलब ओवरड्यू हो चुकी है वहाँ से। ये रिपोर्ट जनरेट इसमें किया जा सकता है। हैंडलिंग स्पेशल बोरिंग कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं। तो ये कुछ ऐसे काम हैं जो आप इसके अंदर करेंगे। उसके बाद है वर्क फ्लो, ऑटोमेटेड सर्कुलेशन का वर्क फ्लो। भाई मेंबर मैनेजमेंट, वही जो ऊपर मैंने बताया आपको, मेंबर की मैनेजमेंट। दिस सब मॉड्यूल हैंडल द क्रिएशन एंड अपडेटिंग ऑफ मेंबर रिकॉर्ड, मैनेजिंग मेंबर कैटेगरी, प्रिविलेज, ट्रैकिंग लाइब्रेरी, ऑपरेटिंग डेज। मतलब ये मतलब इसमें जो है पूरे की पूरी मेंबर्स की मैनेजमेंट कि भाई जैसे मान लीजिए आपके एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आपका एक सेक्शन है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है, मैकेनिकल के, कंप्यूटर साइंस के, तो उनको ग्रुप्स में अलग अलग डिवाइड किया जा सकता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये मैकेनिकल का, ये इसका। तो इस प्रकार से इसकी कैटेगरीज होती हैं। जैसे मैं कोहा की बात करूँ तो कोहा में जो है हम पैटर्न्स के अंदर जो है इन यूजर्स की एंट्री करते हैं। अब इन यूजर्स की एंट्री हम, जैसे मैं अपनी लाइब्रेरी को ओपन करता हूँ, फ्लाइस एकेडमी की लाइब्रेरी है ये, तो इसमें जो है आप एक यूजर की एंट्री करेंगे। यूजर मतलब जैसे लाइब्रेरी स्टाफ। तो यहाँ मैंने जितनी कैटेगरीज जो मैंने बनाई हैं यहाँ पर, ये देखिए जितनी भी कैटेगरी मैंने बताई हैं उनमें से मैं किसी में भी कर सकता हूँ, मैं कैटेगरी बना सकता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट, मैकेनिकल स्टूडेंट्स, ये सारा काम एडमिनिस्ट्रेशन में होगा। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो अब मुझे स्टूडेंट की एंट्री करनी है या नॉन टीचिंग स्टाफ की या लाइब्रेरी स्टाफ की एंट्री करनी है, तो उसी को क्लिक करूंगा। जैसे मुझे पैटर्न की एंट्री करनी है, तो पैटर्न की एंट्री करते ही आपका देखिए यहाँ पर ये पैटर्न्स बन जाएंगे और ऑलरेडी हमारे जो है पैटर्न्स इस पर है। तो पैटर्न्स मैं किसी को भी सर्च करके दिखा सकता हूँ। मेरा कोई स्टूडेंट हो सकता है, जैसे ये स्टूडेंट है। अब ये स्टूडेंट है, ऑलरेडी मैंने इसकी एंट्री की हुई है, तो ये सारे काम जो है हमें यहाँ करने होंगे। जैसे चेकआउट, डिटेल, फाइन्स, रूटिंग लिस्ट, सर्कुलेशन हिस्ट्री, स्टेटिस्टिक्स। तो देखिए कितनी भी एक्टिविटी मुझे चाहिए मैंने एंटर कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ ये देखिए मेंबरशिप के अंदर ये सारे के सारे काम आएंगे। क्रिएशन, अपडेट एंड मेंबर। अब आपको ये एडिट करना है, मान लीजिए इस स्टूडेंट की डिटेल आपको एडिट करनी है, तो वो भी एडिट कर पाएंगे आप। इसको अपडेट करना है, आप अपडेट कर पाएंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम वगैरह चेंज करना है तो वो भी कर पाएंगे। अब देखिए इसका पासवर्ड चेंज करना चाहिए, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो मेंबर्स में ये आएगा। उसके बाद है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, इंक्लूड ऑल डेली टास्क, इशू, रिटर्न, रिन्यूअल, आइटम मैनेजिंग। अब आपको ये बुक इशू करनी है इसको, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो आप। बुक भी इशू कर सकते हो, जैसे चेकआउट करना है मुझे, तो ये स्टूडेंट आ गया। इसको मैं दोबारा से सर्च करता हूँ, 1024, ये आ गया। अब मुझे इसको बुक इशू करनी है। एक्चुअल में जो है हमारी लाइब्रेरी साइंस ऑटोमेशन के अंदर चेकआउट होता है बुक को इशू करना और चेक इन होता है बुक को रिटर्न करना। तो यहाँ देखिए चेक आउट करूँगा मैं इस स्टूडेंट को बुक, जैसे मैं कर देता हूँ इसको, ये बुक जो है मैंने इसको इशू कर दी। तो ये देखिए ये स्टूडेंट यस चेकआउट, तो ये बुक जो है इसको इशू हो गई है। तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ देखिए ये देखिए ये बुक जो है इस स्टूडेंट को आज की डेट में इशू हो गई है। ठीक, तो इस तरह के काम जो है ट्रांजैक्शन, डेली इशू, रिटर्न, इस तरह के काम करना, रिमाइंड जनरेशन करना। अब मुझे मान लीजिए रिटर्न करनी है तो मैं चेक इन करूँगा। चेक इन करके ये देखिए ये बुक जो है ये रिटर्न हो गई इस टाइम पे, साहू को रिटर्न हुई। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो है हमारी इसके अंदर की जा सकती है। रिमाइंडर कर सकते हैं। फिक्सल मैनेजमेंट, आउटस्टैंडिंग ड्यूज एंड जनरेट पेमेंट रिसिप्ट। आउटस्टैंडिंग तो इसको बोलते हैं फिक्सल मैनेजमेंट। इट अलाउज स्टाफ टू वे फाइन व्हेन
नेसेसरी। अब कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स जा चुका है बट उस पर फाइन पे फाइन बढ़ता जा रहा है, परंतु वो डिग्री लेके जा चुका है, तो एक टाइम पीरियड के बाद हम उसके फाइन को वेव कर देंगे, माफ कर देंगे। इंटर लाइब्रेरी लोन का भी रिकॉर्ड ये रख सकता है, मेंटेनेंस करता है। अब यहाँ बात करें हम इसकी, तो इसके प्रोडक्ट्स कौन से होंगे, मेंबर्स की लिस्ट निकाल दो भाई, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट इन सर्कुलेशन सेक्शन। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट्स एंड एडवांटेज कौन सी है, इशू आइटम की रिपोर्ट चाहिए आपको, चाहिए कि भाई 15 तारीख को जितनी बुक इशू हुई है उनकी मुझे लिस्ट चाहिए, तो वो भी एक प्रोडक्ट के रूप में। रिटर्न आइटम, रिजर्वेशन, मेंबर आईडी कार्ड, ये सारे के सारे इसके प्रोडक्ट हैं। और जहां तक बात है इसकी एडवांटेजेस की, तो ये क्या करता है, रियल टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। स्टाफ कैन क्विकली एंटर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड एंड सेंट्रल डाटाबेस अपडेट इमीडिएटली। ऑन डिमांड फाइन कैलकुलेशन, कोई स्टूडेंट आया कह रहा है कि मुझे अब जो है मेरा फाइन बता दीजिए, मैं जो है पे कर देता हूँ, तो ऑन टाइम आप उसकी जो है फाइन को कैलकुलेट कर सकते हो। इंस्टेंट रिकॉर्ड मॉडिफाइड, इंस्टेंट आप जो है रिकॉर्ड को जो है मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था यहाँ पर कि आप किसी भी स्टूडेंट के जो है अकाउंट में जाएं और वहाँ जाकर उसकी अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई करनी है तो वो मॉडिफाई आप कर सकते हैं तुरंत यहाँ पे जाके। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट, आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बोरोइंग इशू, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइड समवन इज बोरोइंग टू मैनी आइटम्स। मान लीजिए आपकी 3 किताबों की आपने यहाँ डाल रखा है कि 3 किताबें ही इशू करा सकता है, जैसे स्टूडेंट 4th बुक जो है इशू कराएगा, ये एक आइडेंटिफिकेशन जो है आपको दे देगा और जो है आपको बता देगा। एरर फ्री डाटा कैप्चर, एरर फ्री डाटा कैप्चरिंग, तो RFID टेक्नोलॉजी जैसे मैंने बताया, जैसे एक तो आप लिखें हाथ से, जैसे मैंने मान लीजिए ये बुक जो है, मैं इस स्टूडेंट को मान लीजिए बुक इशू करता हूं, यहां समझना थोड़ा सा, जैसे स्टूडेंट को यहां तो मैं एक लिखूं भाई, आप एक मेरे पास इस बुक हो सामने और एक बारकोड स्कैनर हो, तो मैं तुरंत इसको जो है स्कैन कर दूं, स्कैन करते ही इशू हो जाए। तो बारकोड से भी आप कर सकते हैं। सेल्फ चेकिंग, अपने आप भी इशू रिटर्न हो सकती है कई लाइब्रेरी। बैकअप एंड एक्सचेंज रिकॉर्ड, लास्ट में आप डेली, मैं तो यही कहूँगा कल को आप अगर लाइब्रेरी बनते हैं तो डेली बेसिस पर आप बैकअप लें, जैसे आप अपने फ़ोन में बैकअप लेते हैं ऐसे ही बैकअप आप ले सकते हैं। एक और पॉइंट है इस यूनिट में स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन होता है स्टूडेंट, जितने भी हम ये ILS के अंदर काम करेंगे, यहाँ पर ये स्टूडेंट आया, जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे दूं, ये होल्ड होता है पूरा का पूरा इस ILS का लाइब्रेरियन के पास कि वो इसके अंदर चेंजेस करे। जैसे अब मैंने पैटर्न्स की एंट्री की, यहाँ पर पैटर्न की एंट्री में देखिए स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर मैंने जितनी कैटेगरीज यूजर की बनाई हैं वही बनी हुई है। अब मैं इसके अंदर अगर कुछ ऐड करूंगा, मीन्स मैं इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करूंगा, मीन्स इसके अंदर कोई भी मुझे बदलाव करना होगा, कोई भी चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट करना होगा, मुझे ये डालना है कि बुक 14 डेज के लिए इशू हो, 14 डेज से ज़्यादा इशू ना हो। मैं ये चाहता हूं कि लाइब्रेरी स्टाफ को बुक इशू ही ना हो, तो इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं मैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाकर दे सकता हूं। तो आपके सामने ये ILS है, मतलब इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, जो कि एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के रूप में है। तो यहाँ अगर मान लीजिए मुझे कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, तो वहाँ देखिए आपने देखा होगा वहाँ पर मैंने जो है मेंबर कैटेगरीज जो है वो दी थी, तो मैं यहाँ चेंज करना चाहूँगा तो ये चेंज हो जाएगा। मैं फाइन के रूल्स रेगुलेशन चेंज करूँगा, मैं चाहता हूँ कि फाइन के जो है रूल चेंज कर दूँ, मैं पैटर्न कैटेगरीज को जो है वो थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर जो आपकी कैटेगरीज है जो मैंने डाली थी, वो एक कैटेगरी और मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे इसका मैंने डाल दिया, आपका कोड डाल दूँ मैं, डिस्क्रिप्शन कोई भी दे दो आप, जैसे मान लीजिए भाई मैं यहाँ दे देता हूँ गर्ल्स स्टूडेंट्स, या फिर मैं एक डिपार्टमेंट ऐड कर देता हूँ, IT डिपार्टमेंट, ये मैं यूज़ कर दूँ। यहाँ पर मैं चूज़ कर लूँगा 1 मंथ के लिए जो भी है आप, और फ्लाइस एकेडमी में मैं जो है इसके एंटर कर दूँगा और इसको सेव करूँगा। कैटेगरी टाइप मिसिंग, अब ये कैटेगरी टाइप आपको जो है यहाँ पर डिसाइड करनी होगी, मतलब भाई ये क्या होगा, ये प्रोफेशनल हो गया। एक और इसमें क्या है, आइदर एनरोल पीरियड डेट मस्ट बी, कि भाई आप कब तक इसको यूजर बनाकर रखना चाहते हैं, ये सेव कर दिया मैंने।
तो ये जो होल्ड होगा ना स्टूडेंट, ये होल्ड होगा, यहाँ देखिए आईटी डिपार्टमेंट आ गया। अब आप होम में जाएं और अब इस आईटी डिपार्टमेंट के यूजर को भी बुक को इशू कर पाएंगे आप। मतलब अब ये डिपार्टमेंट आपने डाल दिया तो यहाँ पर देखिए ये डिपार्टमेंट आ गया, आईटी डिपार्टमेंट। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं, इस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेशन भी इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमें करनी होती है। और ये कौन कर सकता है? ये कर सकता है आपका जिसके पास इसका यूजर नेम और पासवर्ड होगा, मीन्स जिसको इसके लिए ऑथोराइज किया हुआ होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एन इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम इज असेंशियल बट नॉट रूटीन टास्क। ये रूटीन का टास्क नहीं है, एक बार करके छोड़ दो आप इसको। इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड कन्फिगरिंग each modules of the ILS based on the library specific need through a system administration interface। जैसे ये सिस्टम इंटरफेस था आपका, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो इंटरफेस था, इसके द्वारा आप रिक्वायर्ड जो भी चेंजेस इसके अंदर लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन एरियाज। फर्स्ट है इनिशिएट कॉन्फ़िगर। भाई आप जो पहले जो चीज़ दी हुई है उसको जो है ना, सेटिंग अप द इनिशियल पैरामीटर्स, मैंने एक पैरामीटर्स डिसाइड कर दिया। अब पैरामीटर्स में मैंने क्या डिसाइड किया? मैं ये चाहता हूँ कि 14 डेज से ज़्यादा बुक इशू ना हो, तो ये एक पैरामीटर्स आ गया आपका। ये कर सकते हैं आप। ऑन गोइंग एडजस्टमेंट। और अब स्पेशल केस के अंदर मैं चाहता हूं कि मैंने बच्चे को जो है 14 दिन के लिए, 14 डेज के लिए बुक्स दी है, बट ये 20 डेज के लिए हो जाए, तो उस केस में क्या करूंगा? मैं ऑन गोइंग एडजस्टमेंट भी कर सकता हूं, मतलब अपडेट भी कर सकता हूं। और जनरल पैरामीटर्स में क्या होता है, जब आप इस ILS सॉफ्टवेयर को अपनी लाइब्रेरी, अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं, तो आपको ये जो फॉर्मेट्स, जो ये जनरल पैरामीटर्स हैं, ये ऑलरेडी डिसाइड करने होते हैं। आप चूज करेंगे कि भाई जो है आपकी डेट कैसे शो करे, आपकी ऐसे करे या ऐसे करे। तो ये पैरामीटर्स आपको जो है चूज करने पड़ते हैं। टेक्स्ट पैरामीटर्स, सेट रेट्स आपको जो है वो लाइब्रेरी मटेरियल के, मैंने जैसे बताया, फाइन वाइन। अथॉरिटी पैरामीटर्स, आप चाहते हैं कि एक टाइटल की लेंथ जो है हो आपकी 1000 लेटर्स, 1000 लेटर्स से ज्यादा का टाइटल आप इसके अंदर ना हो। आप करेक्टर इनकोडिंग भी इसके अंदर, सिलेक्ट करेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड फॉर द ILS। आप चाहते हैं कि भाई कोई स्पेसिफिक जो है स्टैंडर्ड ही आपका जो है यहाँ पर जो बार कोड के रूप में यूज हो। थीम सिलेक्शन आप चूज कर सकते हैं लाइब्रेरियन और यूजर इंटरफेस को, मीन्स आप चाहते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को हम 2 व्यक्ति यूज कर सकते हैं तो 2, और अगर आप 3 चाहते हैं तो 3। मतलब इसका एक फ्रंट पेज इंटरफेस ऐसा बनाओ, इसके अंदर आप कुछ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि भाई ये लिस्ट वाला ऑप्शन ना आए, तो मैं इसको हटा सकता हूँ। तो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। और ऐसे ही आप अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट मैं आपसे बात करूंगा हिंदी की। हिंदी के जैसे मैंने बताया था आपको कि भाई हिंदी के भी आपके ये जो है मैंने बनाए हुए हैं। आप मेरे इस चैनल से जुड़िए और टेलीग्राम चैनल पर जाइए। मैं इन नोट्स को एज इट इज़ वहाँ, आज इस यूनिट के नोट्स को वहाँ एज इट इज़ डालने वाला हूँ। वहाँ से आप इनको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आप वहाँ देख पाएंगे इनको। और स्टूडेंट जहाँ तक बात है, आप मुझे कह रहे थे कि भाई कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल आते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो देखिए स्टूडेंट, हर पेपर के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं वीडियो लेकर आऊँगा। और आपको जो लास्ट ईयर के जून 2024 और दिसंबर 2023 के सोल्ड क्वेश्चन पेपर, ये भी मैं वीडियो के थ्रू आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो आप चिंता ना करें और पढ़ना शुरू करें। मेरे 2-2 घंटे की जो क्लासेस हैं वो भी देखना शुरू करें। तो ये हिंदी के जो नोट्स हैं ये, और ये मैं जो है आपको जो है वहाँ दे दूंगा। तो आप एक बार मैं इसको थोड़ा सा जो है धीरे धीरे रन करता हूँ, ताकि आप जो है इसे स्क्रीन को रोक कर धीरे धीरे जो है इस स्क्रीन को रोक कर पढ़ पाएं। 1-2 मिनट लगेंगे। 1-2 मिनट आप जो है इसके नोट्स जो हैं, जो स्टूडेंट टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना चाहता तो वो इस स्क्रीन को रोक कर भी पढ़ सकता है। जो जैसे जैसे मैंने समझाया, ये हिंदी में है, इंग्लिश में तो मैंने आपको बता ही दिया। आप बैठकर मेरी वीडियो सुनकर आप नोट्स से बनाएं, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाएं, वो बहुत काम आएंगे आपके पेपर में। और मैं लास्ट ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए लेकर आऊँगा, चिंता ना करें आप।
और आप इग्नो के स्टडी मटेरियल की हेल्प ले सकते हैं स्टूडेंट, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो उसकी हेल्प ले सकते हैं। इंग्लिश के जो नोट्स हैं आपके ई ज्ञान कोर्स पर अवेलेबल हैं, वहाँ से आप देख कर, और मैं लेकर आऊँगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, एक बस 10-12 दिन के बाद लेके आऊँगा। अब लेके आऊँगा तो आप लेजी हो जाएंगे, पहले बता दूंगा। एट ए टाइम अगर मैं बताता हूँ तो स्टूडेंट बहुत वीडियो को देखते हैं, और जैसे अब मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट मन यूँ भी नहीं करता है वीडियोस बनाने का कि व्यूज़ बहुत कम आते हैं, लंबी वीडियो को कोई देखता नहीं है, 2-4 मिनट की देख कर छोड़ देते हैं। बट आगे आने वाले टाइम में आपके बहुत काम आने वाली हैं स्टूडेंट, ये चीज़ें बहुत काम आएंगी आपको ये, क्योंकि KVS NVS या किसी भी टेस्ट की तैयारी करेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगी और आप जो बड़ी अच्छी तैयारी कर पाएंगे। एक इम्पोर्टेंट मैसेज स्टूडेंट मैं आपको देना चाहूँगा, मेरे देखने में आया है काफ़ी स्टूडेंट्स रिपोर्ट्स वगैरह जो हैं इधर उधर से बनवा रहे हैं, तो कट कॉपी पेस्ट के चक्कर में ना पड़ें। ओरिजिनल रिपोर्ट के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और पढ़िए, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, पढ़िए। सफल होने का कोई शॉर्टकट, कोई ऐसा रास्ता नहीं है बगैर मेहनत के, सीधा सा एक रास्ता है। आज आप चीटिंग मीटिंग करके पेपर क्लियर कर लेंगे, पर जब फील्ड में जाएंगे आप, कल को कहीं जॉब करेंगे, जब आपको कुछ नहीं आएगा, एक बेकार की टेंशन आपके दिमाग में डेली रहेगी कि आज मुझे ये काम करना था, मुझे ये नहीं पता है, ये कैसे करूँ, क्या करूँ। तो स्टूडेंट मेहनत कीजिए, मेहनत ही एक रास्ता है जिसके द्वारा आप अपने आप को सफल कर पाएंगे, आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझसे यूं ही जुड़े रहें, और आने वाले समय में और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।